नमस्कार, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल स्टडी विद शुभ में। नमस्कार। आज हम एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 परीक्षा में हिस्ट्री मतलब इतिहास में आए हुए सभी सवालों को देखेंगे। जी हाँ, और उनका डिटेल में विश्लेषण भी करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। हाँ बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, क्वेश्चन 1, कौन सी स्थापत्य शैली की विशेषताएं हैं रिब्ड वॉल्स, नुकीले मेहराब, फ्लाइंग बट्रेस और रंगीन कांच की खिड़कियां? इंटरेस्टिंग सवाल है। और ऑप्शंस है ए मुगल, बी दक्कन, सी इंडो इस्लामिक और डी गोथिक। थोड़ा सोचिए। रिब्ड वॉल्स, नुकीले मेहराब। हाँ, तो इसका सही उत्तर है डी गॉथिक। बिल्कुल सही। गॉथिक शैली, देखिए ये जो गॉथिक आर्किटेक्चर है ना, क्या है? ये यूरोप में डेवलप हुआ करीब 12वीं से 16वीं शताब्दी के बीच। अच्छा, यूरोप में? हाँ, खासकर चर्च और कैथीड्रल बनाने के लिए ये बहुत फेमस हुआ। इसकी पहचान ही है ये ऊंचे नुकीले मेहराब मतलब पॉइंटेड आर्च, और ये रिब्ड वॉल्स और फ्लाइंग बट्रेसेस। हाँ, रिब्ड वॉल्स छत को एक खास तरह का सपोर्ट देते हैं और फ्लाइंग बट्रेस वो बाहरी स्ट्रक्चर होते हैं जो दीवारों को बाहर से थामते हैं। इससे क्या होता है कि इमारतें बहुत ऊंची और मजबूत बन पाती थीं। अच्छा, मतलब स्टेबिलिटी के लिए। जी, और वो रंगीन कांच की खिड़कियां जिन्हें स्टेन्ड ग्लास विंडोज कहते हैं, उन पर अक्सर बाइबल की कहानियां बनी होती थीं। एक तरह से लोगों को धार्मिक संदेश देने का तरीका था ये पूरी शैली भव्यता और ईसाई धर्म के गौरव को दिखाती है। और बाकी ऑप्शंस? मुगल, दक्खन, इंडो इस्लामिक? वो भारत की शैलियां हैं। मुगल और इंडो इस्लामिक में आपको मेहराब तो मिलेंगे, लेकिन वो नुकीले गोथिक मेहराब और फ्लाइंग बट्रेस जैसे नहीं होते। उनकी अपनी अलग पहचान है, जैसे गुंबद, मीनारें, जाली का काम वगैरह। दक्षिण शैली दक्षिण भारत की सल्तनतों की अपनी विशेषता लिए हुए है। समझ गई। तो ये गोथिक एकदम अलग है। चलिए अब दूसरे सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन 2, ये असर्शन रीजन टाइप का है। हाँ, ये थोड़े ट्रिकी होते हैं। दावा है गुड फ्राइडे को सकारात्मक नाम के रूप में सभी ईसाई विद्वानों और परंपराओं द्वारा स्वीकार किया जाता है। और कारण है, इस दिन को गुड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये यीशु के बलिदान के सकारात्मक धार्मिक अर्थ को दर्शाता है। अच्छा। अब ऑप्शंस हैं। हाँ। अब ऑप्शंस हैं ए, दोनों ए और आर गलत हैं। हाँ। अब ऑप्शंस हैं बी, दोनों ए और आर सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। हाँ। अब ऑप्शंस है सी, दोनों ए और आर सही हैं लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता। हाँ। अब ऑप्शंस है डी, ए गलत है लेकिन आर सही है। थोड़ा सोचें, क्या सभी इसे सकारात्मक मानते हैं? और गुड कहने का कारण क्या है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है डी, ए गलत है लेकिन आर सही है। बिल्कुल। देखिए, जो पहला दावा असर्शन है कि सभी ईसाई विद्वान इसे सकारात्मक मानते हैं, ये पूरी तरह सही नहीं है। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये यीशु की मौत का दिन है, सूली पर चढ़ाए जाने का दिन, तो बहुतों के लिए ये शोक और दुख का दिन है। इसे यूनिवर्सली सकारात्मक नाम नहीं माना जाता, इसलिए ये गलत है। ओके। लेकिन जो कारण रीजन आर दिया है वो सही है। इसे गुड कहने के पीछे का जो थियोलॉजिकल तर्क है वो यही है कि इस दिन यीशु ने मानवता के उद्धार के लिए बलिदान दिया। ईसाई धर्म में इसे पापों के प्रायश्चित का जरिया माना जाता है। अच्छा, मतलब घटना दुखद है पर उसका नतीजा अच्छा माना गया। हाँ, धार्मिक दृष्टि से इसे मंगलकारी या गुड माना गया क्योंकि ये मानव कल्याण से जुड़ा है। तो रीजन आर सही है, इसलिए ऑप्शन डी सही है, ए गलत, आर सही। ये क्लियर हुआ। अब अगला सवाल, क्वेश्चन 3, किस राजपूत शासक ने तराइन की प्रथम लड़ाई 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी को हराया था? ये तो काफी फेमस लड़ाई है। ए हेमचंद विक्रमादित्य, बी राणा सांगा, सी बप्पा रावल, डी पृथ्वीराज चौहान। तराइन की पहली लड़ाई 1191। थोड़ा रुककर, जी हाँ, सही जवाब है डी पृथ्वीराज चौहान। एकदम सही। पृथ्वीराज चौहान, जो चौहान वंश के शासक थे, उन्होंने 1191 में तराइन के मैदान में मोहम्मद गोरी को बुरी तरह हराया था। हाँ सुना है, गोरी घायल होके भागा था। जी बिल्कुल। राजपूत सेना ने बहुत बहादुरी दिखाई थी। इस जीत से पृथ्वीराज चौहान की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई थी। लेकिन अगले ही साल कहानी बदल गई। हाँ, अगले ही साल 1192 में गोरी फिर आया, पूरी तैयारी के साथ,
और तराइन की दूसरी लड़ाई में उसने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। यही हार निर्णायक साबित हुई और भारत में तुर्की शासन की नींव पड़ गई, जिससे बाद में दिल्ली सल्तनत बनी। और बाकी ऑप्शंस? हेमचंद्र विक्रमादित्य, राणा सांगा। हेमचंद्र विक्रमादित्य यानी हेमू, उन्होंने 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर के खिलाफ लड़ी थी। राणा सांगा ने 1527 में खानवा का युद्ध बाबर के खिलाफ लड़ा था। और बप्पा रावल तो मेवाड़ के गोहिल वंश के बहुत पुराने शासक थे। उनका समय इनसे काफी पहले का है। ठीक है, सब क्लियर। अब क्वेश्चन 4। किस मुगल सम्राट ने मराठों के विरुद्ध दक्कन अभियान चलाया और जीवन का बड़ा समय वहीं बिताया? मुगल बादशाह और दक्कन। ए शाहजहां, बी औरंगजेब, सी जहांगीर, डी अकबर। सोचिए किसने सबसे ज्यादा वक्त दक्कन में गुजारा। थोड़ा रुककर, सही जवाब है बी औरंगजेब। जी हाँ, औरंगजेब। उसने अपने शासनकाल का एक बहुत बड़ा हिस्सा, करीब 25 साल, दक्कन में बिताया। 25 साल? क्यों? उसका मुख्य मकसद था मराठा शक्ति को पूरी तरह खत्म करना और दक्षिण की जो सल्तनतें थीं, बीजापुर और गोलकुंडा, उन्हें मुगल साम्राज्य में मिलाना। वो उसमें काफी हद तक कामयाब भी हुआ, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी पड़ी। क्या कीमत? लगातार लड़ाइयों से मुगल खजाना खाली हो गया, सेना थक गई और साम्राज्य के दूसरे हिस्सों पर ध्यान कम हो गया। कई इतिहासकार मानते हैं कि औरंगजेब की दक्कन नीति ने मुगल साम्राज्य के पतन में एक बड़ा रोल निभाया। उसकी मौत के बाद तो मुगल शक्ति तेजी से गिरी। और बाकी मुगल बादशाह? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, सबने दक्कन में दिलचस्पी ली थी, अभियान भी भेजे थे, लेकिन औरंगजेब जितना लंबा समय किसी ने नहीं बिताया और ना ही इतना व्यापक अभियान चलाया मराठों के खिलाफ। ठीक है, अब एक आसान सवाल। क्वेश्चन 5। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ये तो बेसिक है पर इंपॉर्टेंट है। ए हर्षवर्धन, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक, डी बिंदुसार। मौर्य साम्राज्य की नींव किसने रखी? थोड़ा रुककर, सही उत्तर है बी चंद्रगुप्त मौर्य। बिल्कुल। चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 322 ईसा पूर्व में अपने गुरु और सलाहकार चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य भी कहते हैं, उनकी मदद से नंद वंश के आखिरी राजा को हराया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। और ये भारत का पहला बड़ा साम्राज्य माना जाता है ना? हाँ, इसे पहला अखिल भारतीय साम्राज्य कहा जा सकता है, क्योंकि इसका विस्तार बहुत बड़े इलाके में था। इसने भारत को एक राजनीतिक एकता दी और एक मजबूत केंद्रीय शासन की शुरुआत की। और अशोक और बिंदुसार? बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे और अशोक बिंदुसार के बेटे, यानी चंद्रगुप्त के पोते। अशोक ने साम्राज्य को और फैलाया और बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया। और हर्षवर्धन? हर्षवर्धन वर्धन वंश के राजा थे। वो मौर्यों के काफी बाद में आए, 7वीं शताब्दी ईस्वी में। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन 6 पर। भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्राचीन ज्ञात सभ्यता कौन सी मानी जाती है? सबसे प्राचीन ज्ञात सभ्यता? ए गुप्त साम्राज्य, बी मौर्य सभ्यता, सी सिंधु घाटी सभ्यता, डी वैदिक सभ्यता। ध्यान दीजिएगा, सबसे पुरानी पूछी है। हाँ, तो सही जवाब है सी सिंधु घाटी सभ्यता। एकदम सही। इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसका समय लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। ये भारत की सबसे पुरानी ज्ञात शहरी सभ्यता है। शहरी सभ्यता मतलब शहर थे? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो जैसे बड़े योजनाबद्ध शहर थे। पक्की ईंटों के मकान, सीधी सड़कें, बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम, ये सब इसकी खासियत थी। व्यापार, खेती, क्राफ्ट्स, सब कुछ विकसित था। ये हमारे इतिहास का पहला चैप्टर है एक तरह से। और बाकी ऑप्शन? वैदिक सभ्यता, मौर्य, गुप्त? वैदिक सभ्यता इसके बाद आती है, लगभग 1500 ईसा पूर्व से शुरू होती है और ये ज्यादातर ग्रामीण थी। मौर्य सभ्यता तो काफी बाद में आई, लगभग 322 ईसा पूर्व से, और गुप्त साम्राज्य और भी बाद में, 4वीं शताब्दी ईस्वी से। तो सबसे पुरानी सिंधु घाटी ही है। समझ गई। अब अगला सवाल, क्वेश्चन 7। रास बिहारी बोस के बारे में है। इनमें से कौन सा कथन उनके बारे में सही नहीं है? अच्छा, सही नहीं है पूछा है, ध्यान से पढ़ना होगा। हाँ। ऑप्शंस हैं। हाँ। ऑप्शंस हैं। ए, उन्होंने 1942 में टोक्यो में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। हाँ, ऑप्शंस है। बी, वे गदर आंदोलन और आजाद हिंद फौज के गठन में महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। हाँ, ऑप्शंस है। सी, उन्हें ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन सम्मान से नवाजा गया। हाँ, ऑप्शंस है। डी,
वे स्वतंत्र भारत के पहले सेनापति, कमांडर इन चीफ थे। रासबिहारी बोस महान क्रांतिकारी थे वो। सोचिए इनमें से कौन सी बात गलत है? ठीक है, तो जो कथन सही नहीं है वो है डी, वे स्वतंत्र भारत के पहले सेनापति नहीं थे। बिल्कुल सही। बाकी तीनों बातें ABC रासबिहारी बोस के बारे में सही हैं। वो गदर आंदोलन से जुड़े थे, फिर जापान जाकर उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बनाई, आज़ाद हिंद फौज की नींव रखने में मदद की और बाद में इसका नेतृत्व नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सौंपा। और उन्हें जापान का सम्मान भी मिला था। जापान सरकार ने उन्हें ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से सम्मानित किया था, जो उनका दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो ABC सही है, लेकिन ऑप्शन डी गलत है। स्वतंत्र भारत के पहले कमांडर इन चीफ जनरल KM करियप्पा थे, रासबिहारी बोस नहीं। राइट, ये ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन 8, तालीकोट की लड़ाई 1565 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य को किस सल्तनतों के संघ ने हराया था? तालीकोट की लड़ाई दक्षिण भारत के इतिहास की एक बड़ी घटना। ए, राजपूत संघ, डी, मुगल साम्राज्य, सी, बहमनी सल्तनत, डी, दक्षिणी सल्तनतें। किसने हराया था विजयनगर को? थोड़ा रुककर, सही जवाब है डी, दक्षिणी सल्तनतें। जी हाँ, 1565 में ये लड़ाई हुई। एक तरफ था शक्तिशाली विजयनगर साम्राज्य और दूसरी तरफ थी दक्षिण की 4 मुस्लिम सल्तनतें, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर। इन्होंने मिलकर एक संघ बनाया था। अच्छा, बहमनी सल्तनत क्यों नहीं? क्योंकि तब तक बहमनी सल्तनत टूट चुकी थी और इन्हीं सल्तनतों में बट गई थी। बरार नाम की एक और सल्तनत थी, पर वो इस लड़ाई में शामिल नहीं थी। तो ये 4 सल्तनतें थीं जिन्होंने मिलकर विजयनगर को हराया। और इस लड़ाई का नतीजा क्या हुआ? विजयनगर की बुरी तरह हार हुई। उनके सेनापति रामराय मारे गए। राजधानी हम्पी को लूटा गया, जला दिया गया। इस हार के बाद विजयनगर साम्राज्य फिर कभी उभर नहीं पाया और उसका पतन शुरू हो गया। बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था ये। अगला सवाल, क्वेश्चन 9। कौन सा मंदिर जो चंदेरा वंश द्वारा 10वीं-11वीं शताब्दी में बनाया गया, अपनी अद्वितीय मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है? चंदेल वंश और मंदिर। खजुराहो याद आता है? ए, कंदरिया महादेव मंदिर, बी, बृहदीश्वर मंदिर, सी, सूर्य मंदिर मोढेरा, डी, लिंगराज मंदिर। चंदेलों का सबसे प्रसिद्ध मंदिर। थोड़ा रुककर, सही जवाब है ए, कंदरिया महादेव मंदिर। बिल्कुल, कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो, मध्य प्रदेश के मंदिरों में सबसे बड़ा और सबसे भव्य है। इसे चंदेल राजाओं ने बनवाया था, करीब 11वीं शताब्दी में, और ये अपनी मूर्तिकला के लिए फेमस है। हाँ, बहुत ज्यादा। इसके बाहरी और भीतरी दीवारों पर इतनी बारीक और सुंदर मूर्तियां बनी हैं। देवी देवता, अप्सराएं, यक्ष यक्षिणी, मिथुन मूर्तियां, रोजमर्रा की जिंदगी के दृश्य की देखकर हैरानी होती है। ये भारतीय शिल्पकला का बेहतरीन नमूना है। पूरा खजुराहो कॉम्प्लेक्स ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और बाकी मंदिर? बृहदीश्वर, मोढेरा, लिंगराज। बृहदीश्वर मंदिर तंजावुर में है। इसे चोल राजा राजराज प्रथम ने बनवाया था। मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में है। इसे सोलंकी वंश ने बनवाया। और लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है। इसे सोमवंशी राजाओं ने बनवाया था। ये सब अपने अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण और सुंदर मंदिर हैं, लेकिन सवाल चंदेल वंश और उनकी खास मूर्तिकला के बारे में था। ठीक है। अब क्वेश्चन 10। किस प्रतिहार शासक ने उत्तर पश्चिम भारत में अरब आक्रमणों को विफल किया था? अरब आक्रमण और प्रतिहार शासक, हमने थोड़ी बात की थी इस बारे में। हाँ। ऑप्शंस हैं। हाँ। ऑप्शंस हैं ए, मिहिर भोज। हाँ। ऑप्शंस है बी, नागभट्ट प्रथम। हाँ। ऑप्शंस है सी, राज्यपाल। हाँ। ऑप्शंस है डी, वत्सराज। किसने अरबों को शुरू में रोका? थोड़ा रुककर, सही उत्तर है बी, नागभट्ट प्रथम। जी, नागभट्ट प्रथम गुजर प्रतिहार वंश के संस्थापक माने जाते हैं। लगभग 730 से 756 ईस्वी के आसपास उन्होंने शासन किया। उस समय अरब सेनाएं सिंध जीत चुकी थीं और आगे राजस्थान और गुजरात की तरफ बढ़ रही थीं। तो नागभट्ट ने उन्हें रोक दिया? हाँ, उन्होंने अरबों को हराया और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ये जीत बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इसने कई 100 सालों तक अरबों को भारत में और अंदर आने से रोके रखा। इसीलिए नागभट्ट प्रथम को भारतीय प्रतिरोध का एक नायक माना जाता है। और मिहिर भोज, वत्सराज? मिहिर भोज और वत्सराज भी बहुत शक्तिशाली प्रतिहार राजा थे। उन्होंने भी साम्राज्य का विस्तार किया और उसे मजबूत बनाया। लेकिन अरबों को शुरुआती दौर में रोकने का क्रेडिट नागभट्ट प्रथम को जाता है। राज्यपाल तो काफी बाद के शासक थे और उनके समय तक प्रतिहार शक्ति कमजोर हो गई थी। क्लियर है। अब क्वेश्चन 11 मुगल प्रशासन से जुड़ा है। मुगल प्रशासन के संदर्भ में
शेखजादे या हिंदुस्तानी किसे कहा जाता था? शेखजादे। या हिंदुस्तानी? ये एक टर्म है मुगल दरबार का। ए. तुर्क मूल के मध्य एशियाई अमीर. बी. निष्ठा के कारण राजपूत धर्मांतरित अमीर. सी. ईरान से आए फारसी प्रशिक्षित अधिकारी. डी. देशज मुस्लिम जो मुगल प्रशासनिक पदों पर थे. हिंदुस्तानी शब्द पर ध्यान दीजिए। थोड़ा रुककर. सही जवाब है डी. देशज मुस्लिम जो मुगल प्रशासनिक पदों पर थे. हाँ बिल्कुल। मुगल दरबार में कई गुट थे अमीरों के। तुरानी होते थे जो मध्य एशिया तुर्क मूल के थे, ईरानी होते थे जो फारस से आए थे, अफगान भी थे, और एक गुट था हिंदुस्तानी या शेखजादे। तो ये कौन थे? ये वो मुस्लिम अमीर और अधिकारी थे जो यहीं भारत में पैदा हुए थे या जिनके परिवार कई पीढ़ियों से भारत में रह रहे थे, मतलब देशज या स्थानीय मुस्लिम। इनमें भारतीय शेख परिवार और कुछ धर्मांतरित राजपूत भी शामिल हो सकते थे, लेकिन मुख्य पहचान भारतीय मूल की थी। और इनका रोल क्या था? ये प्रशासन में, खासकर रेवेन्यू कलेक्शन वगैरह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, क्योंकि ये स्थानीय भाषा और रीति रिवाज जानते थे। साथ ही ये दरबार में तुरानी और ईरानी गुटों के दबदबे को बैलेंस करने का काम भी करते थे। इंटरेस्टिंग। अब क्वेश्चन 12। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक सही स्थापत्य शैली से मेल खाता है? मैच द पेयर टाइप का सवाल है ये। ए. खजुराहो मंदिर फ्रेंच. बी. कुतुब मीनार इंडो इस्लामिक. सी. इंडिया गेट राजपूत. डी. लोटस टेम्पल मुगल. कौन सा मैच सही है? सही मेल है बी. कुतुब मीनार इंडो इस्लामिक. एकदम सही। हमने भी बात की थी कि कुतुब मीनार इंडो इस्लामिक शैली का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसमें भारतीय और इस्लामी दोनों आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स का मिश्रण है। और बाकी क्यों गलत है? खजुराहो के मंदिर भारतीय नागर शैली में बने हैं। फ्रेंच शैली से उनका कोई लेना देना नहीं। फ्रेंच शैली तो यूरोप की है। इंडिया गेट आधुनिक यूरोपीय शैली में बना है, खासकर पेरिस के आर्क डी ट्रायम्फ से प्रेरित है। ये राजपूत शैली नहीं है। और लोटस टेम्पल तो बहुत मॉडर्न है, 20वीं सदी का। ये एक तरह की एक्सप्रेशनिस्ट या मॉडर्न आर्किटेक्चरल स्टाइल में है, कमल के फूल के आकार में। ये मुगल शैली बिल्कुल नहीं है। ओके, तो सिर्फ बी सही है। अब क्वेश्चन 13, ये मैचिंग वाला सवाल है। सिंध के विलय से जुड़ा है, थोड़ा लंबा है। हाँ, ध्यान से देखना होगा। कॉलम ए में घटनाएं हैं, कॉलम बी में विवरण। ए. एंग्लो रूसी पत्रद्वंद्विता. बी. सहायक संधि 1839. सी. सर चार्ल्स नेपियर. डी. सिंध नदी. ई. 1832 की संधि। ठीक है। अब इन्हें मैच करना है। हाँ, है ना? ऑप्शंस हैं। हाँ, ऑप्शंस हैं। ए. A5 B2 C4 D3 E1. हाँ। बी. A1 B5 C2 D4 E3. हाँ। सी. A2 B4 C3 D1 E1. हाँ। डी. A4 B1 C5 D2 E3. थोड़ा सोचना पड़ेगा। एंग्लो रूसी प्रतिद्वंद्विता, सिंध नदी, नेपियर। चलिए देखते हैं। सही मैच है ए. A5 B2 C4 D3 E1. हाँ, ये सही लग रहा है। एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है। ए. एंग्लो रूसी प्रतिद्वंद्विता एक लोकेशन था, तो A5 सही है। बी. 1839 की सहायक संधि, ये सिंध के अमीरों पर जबरदस्ती थोपी गई थी। 2, जिससे उनकी आज़ादी कम हो गई और अंग्रेजों का नियंत्रण बढ़ गया, तो B2 सही है। सी. सर चार्ल्स नेपियर. इन्होंने ही 1843 में सिंध पर हमला करके कब्जा किया था। 4, और खुद ही इस कार्रवाई को रैस्कैलिटी यानी बदमाशी कहा था, तो C4 सही है। डी. सिंध नदी. इसका व्यापारिक महत्व था। 3, खासकर नदी मार्ग से व्यापार के लिए इसने अंग्रेजों का ध्यान खींचा, तो D3 सही है। और ई. 1832 की संधि. इस संधि के जरिए अंग्रेजों ने सिंध की नदियों और सड़कों को अपने व्यापार के लिए खुलवा लिया था। 1, हालांकि ये वादा किया था कि सैन्य सामान नहीं ले जाएंगे, तो E1 सही है। इस तरह ऑप्शन ए सारे मैच सही बताता है। बिल्कुल, ये सारे कदम धीरे धीरे सिंध के विलय की तरफ ले गए। अब क्वेश्चन 14 फिर से असर्शन रीजन है, हड़प्पा से जुड़ा। अच्छा, हड़प्पा पे वापस। हड़प्पा में वृत्ताकार ईंट के चबूतरे धार्मिक अनुष्ठानों के लिए प्रयुक्त होते थे। कारण और इन चबूतरों में गेहूं और जौ के दाने पाए गए। चबूतरे, अनाज और धर्म, क्या कनेक्शन है? ए.
दोनों ए और आर गलत हैं। बी, दोनों ए और आर सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। सी, दोनों ए और आर सही हैं लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता। डी, ए गलत है लेकिन आर सही है। सोचिए, क्या वो चबूतरे पूजा के लिए थे? सही जवाब है डी, ए गलत है लेकिन आर सही है। हाँ, ये सही है। देखिए, ये बात सच है कि हड़प्पा में ऐसे गोल चबूतरे मिले हैं और उन पर अनाज, गेहूं, जौ के दाने भी मिले हैं। तो रीजन आर सही है। लेकिन असर्शन ए गलत क्यों है? क्योंकि ज्यादातर पुरातत्वविद अब ये मानते हैं कि ये चबूतरे धार्मिक अनुष्ठान के लिए नहीं, बल्कि अनाज कूटने या उसे तैयार करने, थ्रेशिंग के लिए इस्तेमाल होते थे। मतलब ये काम करने के प्लेटफॉर्म थे। अच्छा, तो ये वर्किंग प्लेटफॉर्म थे, पूजा स्थल नहीं। हाँ, ज्यादा संभावना इसी बात की है। सिंधु घाटी के धर्म के बारे में हमें मोहरों जैसे पशुपति वाली मोहर, मूर्तियों जैसे मातृ देवी की मूर्ति से ज्यादा पता चलता है। बड़े मंदिर या यज्ञ वेदी जैसे स्ट्रक्चर कम मिले हैं या उनकी पहचान निश्चित नहीं है। तो इन चबूतरों को सीधे धार्मिक अनुष्ठान से जोड़ना असर्शन ए सही नहीं माना जाता। इसलिए ए गलत है, आर सही है। ओके, ये भी क्लियर हुआ। क्वेश्चन 15, निम्नलिखित में से कौन पराक्रम दिवस से संबंधित है? पराक्रम दिवस ये हाल ही में शुरू हुआ है। डी, सुभाष बोस। बी, आजाद, चंद्रशेखर आजाद। सी, महात्मा गांधी। डी, भगत सिंह। किसकी जयंती पर मनाया जाता है? थोड़ा रुककर। सही उत्तर है ए, सुभाष बोस। जी हाँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। भारत सरकार ने 2021 में उनकी जयंती यानी 23 जनवरी को हर साल पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। क्यों किया गया? उनके अदम्य साहस, उनकी बहादुरी और देश के लिए उनकी निस्वार्थ सेवा के सम्मान में नेताजी ने आजाद हिंद फौज बनाकर स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी थी। उनके नारे जय हिंद और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा आज भी जोश भर देते हैं। बिल्कुल, बाकी ऑप्शंस भी महान स्वतंत्रता सेनानी है, पर पराक्रम दिवस नेताजी से जुड़ा है। हाँ, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, महात्मा गांधी सभी का योगदान अमूल्य है, लेकिन ये खास दिन नेताजी के लिए समर्पित है। ठीक है, अब क्वेश्चन 16, मौर्य साम्राज्य में गुप्तचर व्यवस्था स्थापित करने का श्रेय किस शासक को जाता है? मौर्यों की जासूसी प्रणाली। ए, बिंदुसार। बी, बृहद्रथ। सी, अशोक। डी, चंद्रगुप्त मौर्य। किसने शुरू की थी ये व्यवस्था? थोड़ा रुककर। सही जवाब है डी, चंद्रगुप्त मौर्य। कांजी, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने ही अपने प्रधानमंत्री कौटिल्य यानी चाणक्य की मदद से एक बहुत ही विस्तृत और ऑर्गेनाइज्ड जासूसी सिस्टम बनाया था। इसका जिक्र कहीं मिलता है? हाँ, कौटिल्य की किताब अर्थशास्त्र में इसका पूरा ब्यौरा है। उसमें अलग अलग तरह के जासूसों, जिन्हें गूढ़ पुरुष कहा गया है, उनके काम करने के तरीकों के बारे में बताया गया है। ये लोग साधु, व्यापारी, डाकिया, नर्तकी किसी भी भेष में हो सकते थे और साम्राज्य के कोने-कोने से जानकारी राजा तक पहुंचाते थे। और इसका मकसद क्या था? मकसद था विद्रोहों को पनपने से पहले ही रोकना, अधिकारियों पर नजर रखना, दुश्मन राज्यों की जानकारी लेना और पूरे प्रशासन को कंट्रोल में रखना। ये मौर्य साम्राज्य की स्टेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी था। तो इसकी शुरुआत चंद्रगुप्त मौर्य ने की, बिंदुसार और अशोक ने इसे जारी रखा होगा? हाँ, बिल्कुल जारी रखा होगा, लेकिन इसे स्थापित करने का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को ही जाता है। बृहद्रथ तो आखिरी मौर्य राजा थे, तब तक साम्राज्य काफी कमजोर हो चुका था। समझ गए। अब क्वेश्चन 17, विक्रमशिला में महान बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार में था ये। ए, धर्मपाल। बी, महीपाल। सी, गोपाल। डी, देवपाल। किस पाल राजा ने बनवाया? थोड़ा रुककर। सही उत्तर है ए, धर्मपाल। जी, पाल वंश के दूसरे और सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक धर्मपाल लगभग 770 से 810 ईस्वी ने ही बिहार के भागलपुर जिले में गंगा किनारे विक्रमशिला महाविहार की स्थापना की थी। ये नालंदा जैसा ही था क्या? हाँ, नालंदा की तरह ये भी बौद्ध शिक्षा का एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल सेंटर बन गया था। खासकर वज्रयान शाखा और तंत्र विद्या के अध्ययन के लिए ये बहुत प्रसिद्ध हुआ। यहाँ बड़े बड़े विद्वान पढ़ाते थे और दूर दूर से छात्र आते थे। और यहाँ के विद्वान बाहर भी गए?
हाँ, कई विद्वान यहाँ से तिब्बत, नेपाल और दक्षिण पूर्व एशिया गए और वहाँ बौद्ध धर्म, खासकर वज्रयान का प्रचार प्रसार किया। और बाकी पाल राजा, गोपाल, देवपाल, महीपाल? गोपाल पाल वंश के संस्थापक थे, देवपाल धर्मपाल के बेटे थे, वो भी शक्तिशाली राजा थे। महीपाल भी बाद के महत्वपूर्ण राजा थे, लेकिन विक्रमशिला की स्थापना धर्मपाल ने ही की थी। ठीक है। अब क्वेश्चन 18 थोड़ा एनालिटिकल है। कर्नाटक के नवाब की हार के बाद यूरोपीय शक्तियों से संघर्ष ने कौन सा भू राजनीतिक परिवर्तन उत्पन्न किया? कर्नाटक युद्धों का असर। ए, यह भारतीय सैन्य ढांचों की कमजोरियों को उजागर करता है और यूरोपीय कंपनियों को व्यापार से राजनीति की ओर मोड़ता है। बी, इसने यूरोपीय कंपनियों को निराश कर दिया और वे सैन्य मामलों से पीछे हट गईं। सी, इसने स्वदेशी सत्ता को मजबूत किया और यूरोपीय व्यापारियों को स्थानीय निगरानी में ला दिया। डी, इससे भारतीय रियासतों और विदेशी कंपनियों में स्थायी द्वैध प्रशासन स्थापित हुआ। सोचिए, उन युद्धों के बाद क्या बदला? कंपनियों का रवैया कैसे बदला? थोड़ा रुककर। सही जवाब लगता है ए, यह भारतीय सैन्य ढांचों की कमजोरियों को उजागर करता है और यूरोपीय कंपनियों को व्यापार से राजनीति की ओर मोड़ता है। बिल्कुल सही। 18वीं सदी के मध्य में जो कर्नाटक युद्ध हुए, जिनमें एक तरफ फ्रांसीसी और दूसरी तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी और वो भारतीय नवाबों का साथ लेकर लड़ रहे थे। हाँ। उन युद्धों में ये साफ हो गया कि यूरोपियन स्टाइल में ट्रेन्ड और डिसिप्लिन्ड छोटी सी सेना भी बड़ी बड़ी पारंपरिक भारतीय सेनाओं को हरा सकती है। इससे भारतीय मिलिट्री की कमजोरियां सामने आ गईं। और इसका असर कंपनियों पर क्या पड़ा? उन्हें समझ आ गया कि वो यहाँ सिर्फ व्यापार करने नहीं बल्कि राज भी कर सकते हैं। उनका हौसला बढ़ गया। वो अब भारतीय राजाओं के आपसी झगड़ों में दखल देने लगे, उन्हें बनाने बिगाड़ने लगे। मतलब वो ट्रेडर से रूलर बनने की सोचने लगे। यहीं से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़नी तेज हो गई। तो ऑप्शन बी गलत है, वो निराश नहीं हुए। हाँ, बिल्कुल गलत। वो तो और एम्बिशियस हो गए। ऑप्शन सी भी गलत है, स्वदेशी सत्ता मजबूत नहीं, कमजोर हुई। और ऑप्शन डी, द्वैत प्रशासन, वो बाद में बंगाल में लागू हुआ था। ये कर्नाटक युद्धों का सीधा और तात्कालिक परिणाम नहीं था। राइट। अब आते हैं क्वेश्चन 19 पर। यह भी असर्शन रीजन है, संथाल जनजाति से जुड़ा। अच्छा, ट्राइबल कल्चर पर। एरोक्सिम के बलिदानी अनुष्ठानों में जहरथान की केंद्रीय भूमिका होती है। कारण, जहरथान एक पवित्र उपवन है जिसे आत्माओं का निवास माना जाता है, जिनमें जहरेरा पवित्र उपवन की देवी भी हैं। एरोक्सिम, जहरथान, क्या कनेक्शन है? ऑप्शंस ए, दोनों ए और आर सही हैं लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता। बी, दोनों ए और आर सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। ए गलत है लेकिन आर सही है। सोचिए, जहरथान क्या है और एरोक्सिम में उसका क्या रोल है? इसका सही जवाब है बी, दोनों ए और आर सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। हाँ, ये सही है। देखिए, संथाल और कई दूसरी जनजातियों में जहरथान या जाहिरथान होता है। ये गांव के पास एक पवित्र जंगल या पेड़ों का झुंड, सेक्रेड ग्रोव होता है। पवित्र क्यों? क्योंकि वो मानते हैं कि यहाँ उनके मुख्य देवी देवता और पूर्वजों की आत्माएं निवास करती हैं। इनमें एक प्रमुख देवी है जहरेरा, हाँ। जो उस उपवन की देवी हैं। तो रीजन आर बिल्कुल सही है। सही है। और एरोक्सिम, एरोक्सिम, हाँ, संथालों का एक बहुत बड़ा त्योहार है जो बीज बोने के समय मनाया जाता है। अच्छी फसल के लिए पूजा पाठ और बलि वगैरह दी जाती है। और ये सारे महत्वपूर्ण अनुष्ठान कहाँ होते हैं? जहरथान में। हाँ, बिल्कुल। असर्शन ये यही कहता है कि एरोक्सिम के अनुष्ठानों में जहेरथान सेंट्रल होता है। और क्यों सेंट्रल होता है? क्योंकि वो पवित्र स्थान है, आत्माओं का निवास है, जैसा आर में बताया गया है। इसलिए आर ए को सही से एक्सप्लेन करता है, तो ऑप्शन भी करेक्ट है। ये भी समझ आ गया। क्वेश्चन 20, सामूगढ़ का युद्ध 1658 ईस्वी औरंगजेब और किस मुगल राजकुमार के बीच लड़ा गया था? मुगल उत्तराधिकार का युद्ध, एक और महत्वपूर्ण लड़ाई। बिल्कुल। ए जहांगीर, बी मुराद बख्श, सी शाहजहां, डी दारा शिकोह। सामूगढ़ में औरंगजेब के सामने कौन था? थोड़ा रुक कर। सही जवाब है डी, दारा शिकोह। जी हाँ, सामूगढ़ की लड़ाई 29 मई 1658 को आगरा के पास हुई थी। ये शाहजहां के बेटों के बीच तख्त के लिए हो रही लड़ाई की सबसे निर्णायक जंग थी। किसके बीच थी ये? एक तरफ थे औरंगजेब और उसका छोटा भाई मुराद बख्श, जिन्होंने हाथ मिला लिया था,
और दूसरी तरफ था उनका सबसे बड़ा भाई दारा शिकोह, जो उस समय मुख्य शाही सेना का नेतृत्व कर रहा था और जिसे शाहजहां अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। तो इसमें दाराशी को हार गया। हाँ, बुरी तरह हारा। उसे जान बचाकर भागना पड़ा। इस जीत ने औरंगजेब के लिए दिल्ली के तख्त का रास्ता लगभग साफ कर दिया। बाद में उसने मुराद बख्श को भी कैद करके मरवा दिया। और बाकी ऑप्शन जहांगीर, शाहजहां। जहांगीर तो औरंगजेब के दादा थे और शाहजहां पिता, वो तो उसके प्रतिद्वंदी राजकुमार थे ही नहीं। और मुराद बख्श इस लड़ाई में औरंगजेब का साथी था, दुश्मन नहीं। बिल्कुल क्लियर। क्वेश्चन 21, उदयगिरी और खंडगिरी गुफाओं के बारे में विचार कीजिए। ए, ये गुफाएं भुवनेश्वर के पास है और जैन साधुओं के लिए बनी थीं। बी, सभी गुफाएं फूलों के आकार की हैं और स्वतंत्र शिलाखंडों से काटी गई हैं। सी, प्रत्येक गुफा में विभिन्न बौद्ध देवताओं के लिए अनेक मंदिर बने हैं। और ऑप्शंस है ए, केवल 1, बी, सभी 1, 2 और 3 सही, सी, केवल 1 और 2, डी, केवल 2 और 3। तो इसका सही उत्तर है ए, केवल 1। केवल 1, अच्छा। हाँ, अब देखिए कथन 1 जो है वो बिल्कुल सही है। उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के बिल्कुल पास हैं और ये मुख्य रूप से जैन साधुओं के लिए ही बनी थी, उनके रहने ध्यान करने के लिए ईसा पूर्व। वहाँ एक हाथी गुम्फा शिलालेख भी है, वो बहुत फेमस है। उसमें जैन धर्म और राजा खारवेल के बारे में काफी जानकारी मिलती है। समझ गई, तो ये जैन धर्म से जुड़ी हैं। हाँ। फिर बाकी दो कथन गलत क्यों हैं? हाँ, देखिए कथन 2 कहता है कि सभी गुफाएं फूलों के आकार की हैं। हाँ। ऐसा नहीं है, अलग अलग आकार की हैं, कुछ बहुत साधारण है, कुछ में अच्छी नक्काशी है। हाँ। तो ये गलत हो गया। ठीक है। और कथन 3 कहता है कि इनमें बौद्ध देवताओं के मंदिर हैं। ये भी गलत है। ये गुफाएं जैन धर्म से संबंधित हैं, जैन तीर्थंकरों से। हाँ, आसपास बौद्ध स्थल जरूर हैं, पर ये गुफाएं जैन केंद्र थीं। इसलिए सिर्फ पहला कथन सही है। स्पष्ट है, जैन वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण उदाहरण। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन 22, प्रथम कॉमनवेल्थ खेल किस देश में आयोजित हुए थे? ऑप्शंस हैं ए, फ्रांस, बी, अफ्रीका, सी, भारत, डी, कनाडा। इसका सही जवाब है डी, कनाडा। कनाडा। हाँ, यह जो राष्ट्रमंडल खेल थे उनको तब ब्रिटिश एम्पायर गेम्स कहते थे। अच्छा, नाम अलग था। हाँ, नाम अलग था। ये 1930 में हुए थे कनाडा के हैमिल्टन शहर में, और इसमें करीब 11 देशों के 400 एथलीट आए थे। उद्देश्य था कि जो ब्रिटिश साम्राज्य के देश हैं उनमें दोस्ती और खेल भावना बढ़े। और बाकी विकल्प क्यों सही नहीं है? फ्रांस, अफ्रीका, भारत। देखिए, फ्रांस तो कभी ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा नहीं रहा, तो वहां सवाल ही नहीं उठता। अफ्रीका एक महाद्वीप है, कोई एक देश नहीं। हाँ, अफ्रीका के कई देश बाद में सदस्य बने। और भारत ने मेजबानी की है, लेकिन 2010 में दिल्ली में, पहले खेल की नहीं। तो 1930 में पहला आयोजन कनाडा में ही हुआ था। ठीक है, खेल इतिहास का एक अहम तथ्य। अब थोड़ा दक्षिण भारत के इतिहास की ओर। क्वेश्चन 23, किस चोल शासक को कृषि के लिए सिंचाई प्रणाली विकसित करने का श्रेय जाता है? ऑप्शंस हैं ए, राजराज चोल प्रथम, बी, राजेंद्र चोल प्रथम, सी, कुलोतुंग चोल प्रथम, डी, आदित्य चोल प्रथम। जी, इसका सही उत्तर है बी, राजेंद्र चोल प्रथम। राजेंद्र चोल प्रथम। हाँ, राजेंद्र चोल प्रथम, जो राजराज चोल प्रथम के बेटे थे, वो लगभग 1014 से 1044 ईस्वी तक शासक रहे। वो अपनी सैन्य विजयों के लिए तो जाने ही जाते हैं, जैसे गंगा घाटी तक उनका अभियान था। गंगईकोंड चोल उपाधि ली थी उन्होंने। हाँ, सुना है। लेकिन साथ ही उन्होंने कृषि पर, खासकर सिंचाई व्यवस्था पर बहुत काम किया। बहुत सारी झीलें, नहरें, बांध बनवाए। कावेरी डेल्टा क्षेत्र में इससे खेती को बहुत फायदा हुआ। उन्होंने गंगईकोंड चोलपुरम में एक बहुत बड़ा तालाब बनवाया था, चोल गंगम नाम से। तो कृषि का आधार मजबूत होने से चोल साम्राज्य और शक्तिशाली हुआ। यानी सैन्य विजय के साथ साथ राज्य के अंदरूनी विकास पर भी ध्यान दिया। वैसे क्या अन्य चोल शासकों ने सिंचाई पर काम नहीं किया? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, राजराज चोल प्रथम भी महान निर्माता थे। बृहदेश्वर मंदिर उन्होंने ही बनवाया। आदित्य चोल, कुलोतुंग चोल, सबने अपने समय में योगदान दिया। लेकिन जब बात आती है बड़े पैमाने पर एक व्यवस्थित सिंचाई नेटवर्क बनाने की, तो उसका खास श्रेय अक्सर राजेंद्र चोल प्रथम को ही दिया जाता है। उनके प्रोजेक्ट्स काफी बड़े और प्रभावशाली थे। समझ गई। अब एक दावा और कारण वाला प्रश्न देखते हैं। ये यूरोपीय शक्तियों के संघर्ष से जुड़ा है। क्वेश्चन 24, दावा,
पेरिस संधि 1763 ने भारत में फ्रांसीसी बस्तियों को केवल व्यापारिक केंद्रों तक सीमित कर दिया। कारण, इस संधि के बाद फ्रांसीसी अपनी फैक्ट्रियों में सैनिक नहीं रख सकते थे और उन्हें मजबूत नहीं कर सकते थे। ऑप्शंस: ए दोनों सही हैं और कारण सही व्याख्या नहीं है, बी दोनों सही हैं और कारण सही व्याख्या है, सी दावा सही है लेकिन कारण गलत है, डी दावा गलत है लेकिन कारण सही है। इसका सही उत्तर है बी, दोनों सही हैं और कारण सही व्याख्या है। अच्छा, दोनों सही हैं और कारण व्याख्या भी है। हाँ, देखिए 1763 की जो पेरिस संधि थी उसने यूरोप में चल रहे 7 साल के युद्ध को खत्म किया था। भारत में भी इसका असर पड़ा था, जिसे हम तीसरा कर्नाटक युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में फ्रांसीसी हार गए थे अंग्रेजों से। संधि में उन्हें उनकी कुछ बस्तियां जैसे पौंडीचेरी, चंदन नगर वगैरह वापस तो मिल गई। लेकिन दावा बिल्कुल सही है कि अब वो सिर्फ व्यापार कर सकते थे। और कारण भी यही था, संधि में साफ लिखा था कि वो इन बस्तियों की किलेबंदी नहीं कर सकते, न ही वहां सैनिक रख सकते। तो बस इससे भारत में उनकी राजनीतिक और सैनिक ताकत लगभग खत्म हो गई और अंग्रेजों का रास्ता साफ हो गया। तो दावा सही और कारण भी सही है, और कारण बताता है कि दावा क्यों सही है। मतलब इस संधि ने भारत में फ्रांसीसी महत्वाकांक्षाओं पर पूरी तरह रोक लगा दी। चलिए अब वास्तुकला पर आते हैं। क्वेश्चन 25, गुजरात की मध्यकालीन स्थापत्य कला की क्षेत्रीय विशेषताओं के संबंध में कौन सा कथन सही है? 1. स्थापत्य में स्थानीय मंदिर परंपराओं का प्रभाव था। 2. मस्जिदों और मकबरों में तोरण और घंटियों जैसे अलंकरण प्रयुक्त होते थे। 3. इसमें स्वदेशी प्रभावों से पूरी तरह बचा गया था। ऑप्शंस है ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी सभी सही, डी केवल 1 और 2। जी, इसका सही उत्तर है डी, केवल 1 और 2। 1 और 2 सही हैं। हाँ, देखिए गुजरात सल्तनत के समय जो वास्तुकला विकसित हुई वो इंडो इस्लामिक शैली का एक बहुत ही अनोखा रूप है। कथन 1 बिल्कुल सही है। इसमें आपको स्थानीय हिंदू और जैन मंदिर बनाने की जो परंपराएं थीं उनका साफ असर दिखेगा, जैसे बारीक नक्काशी, खंभों का डिजाइन, ये सब। कथन 2 भी सही है। मस्जिदों और मकबरों में भी आपको सजावट के लिए तोरण मिलेंगे, मतलब गेटवे, कमल के फूल, घंटियों के डिजाइन, नक्काशीदार झरोखे, ये सब स्थानीय कला से ही लिए गए थे। अहमदाबाद की जामा मस्जिद या सिद्दी सैयद मस्जिद की जाली इसके बढ़िया उदाहरण हैं। और तीसरा कथन क्यों गलत है फिर? उसमें लिखा है स्वदेशी प्रभावों से बचा गया था। हाँ, वही तो। तीसरा कथन एकदम उल्टा कह रहा है। गुजरात की शैली की खूबी ही यही थी कि उसने इस्लामी बनावट जैसे मेहराब और गुंबद को स्थानीय सजावट के साथ बहुत खूबसूरती से मिलाया। तो बचा नहीं गया बल्कि अपनाया गया। इसीलिए कथन 3 गलत है। तो सही ऑप्शन हुआ डी, जिसमें 1 और 2 हैं। दिलचस्प है कि कैसे 2 संस्कृतियों का मेल हुआ। अब फिर से एक दावा और कारण वाला प्रश्न, इस बार ब्रिटिश आर्थिक इतिहास से। क्वेश्चन 26, दावा। 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश पूंजी संचय का उपयोग औद्योगिक विकास में किया गया। कारण, पूंजी का नियंत्रण मुख्यतः व्यापारियों और उद्योगपतियों के हाथ में था, न कि सामंती वर्ग के। ऑप्शंस: ए दावा सही, कारण गलत, बी दोनों सही लेकिन कारण व्याख्या नहीं है, सी दोनों सही है और कारण सही व्याख्या है, डी दावा गलत, कारण सही। जी, इसका सही उत्तर है सी, दोनों सही हैं और कारण सही व्याख्या है। अच्छा, यहाँ भी दोनों सही और कारण व्याख्या भी है। बिल्कुल। देखिए 18वीं शताब्दी ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत का समय था। दावा सही है कि उस समय व्यापार से, खासकर उपनिवेशों से जो पैसा आया, जिसमें भारत से भी काफी धन गया, हाँ, और खेती में सुधारों से जो पूंजी जमा हुई उसे औद्योगिक विकास में लगाया गया। मतलब कारखाने खुले, नई मशीनें बनी, वगैरह वगैरह। और कारण भी सही है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। उस समय ब्रिटेन में पैसा पुराने जमींदारों या सामंती वर्ग के पास उतना नहीं था जितना नए उभरते हुए व्यापारियों, बैंकरों और उद्योगपतियों के पास था। और इन लोगों की सोच निवेश करके और पैसा कमाने की थी, ना कि सिर्फ जमीन खरीदने या शान शौकत में उड़ाने की। इसीलिए उन्होंने पैसा उद्योगों में लगाया, जिससे औद्योगिक क्रांति को बहुत बढ़ावा मिला। तो कारण दावे को सही समझाता है। यानी पूंजी का सही हाथों में होना भी जरूरी था औद्योगिक विकास के लिए। ठीक है, अब भारत के एक प्रसिद्ध पर्यावरण आंदोलन पर सवाल। क्वेश्चन 27, चिपको आंदोलन के दौरान ग्रामीणों ने कौन सा तरीका अपनाया? ऑप्शंस: ए हिंसक प्रदर्शन, बी पेड़ों को काटने से रोकने हेतु उनसे लिपटना, सी कंपनियों के विरुद्ध मुकदमा दायर करना, डी जंगल जलाना। इसका सही जवाब है बी,
पेड़ों को काटने से रोकने हेतु उनसे लिपटना। चिपको आंदोलन, हाँ ये तो काफी प्रसिद्ध है। हाँ, बहुत। ये 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिले में शुरू हुआ था। तब वो उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, रैणी गांव से। ये पूरी तरह अहिंसक गांधीवादी आंदोलन था। जब सरकार ने जंगल के पेड़ काटने का ठेका दे दिया तो वहां के गांव वाले, खासकर गौरा देवी जी के नेतृत्व में महिलाएं, पेड़ों को बचाने के लिए उनसे चिपक गईं। चिपको का मतलब ही ये है, चिपक जाना। अच्छा, ये तरीका पूरी दुनिया में पर्यावरण बचाने के आंदोलनों का एक प्रतीक बन गया। बाकी विकल्प तो साफ तौर पे गलत लग रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। ये आंदोलन अहिंसक था तो ए गलत। मुकदमा शायद बाद में किया हो, पर मुख्य तरीका ये नहीं था। और जंगल जलाना डी तो पर्यावरण बचाने के एकदम खिलाफ है। तो पेड़ों से लिपटना ही इसकी पहचान थी। ठीक है, अब मध्यकालीन भारतीय इतिहास के एक निर्णायक युद्ध पर प्रश्न। क्वेश्चन 28। महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध 1576 ईस्वी में किस मुगल सम्राट का सामना किया? ऑप्शंस हैं ए अकबर, बी बाबर, सी औरंगजेब, डी जहांगीर। जी, इसका सही उत्तर है ए अकबर। अकबर। हाँ, हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ था, मेवाड़ के महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर की सेनाओं के बीच। अकबर खुद मैदान में नहीं थे, उनकी सेना का नेतृत्व आमेर के राजा मानसिंह और आसफ खान कर रहे थे। महाराणा प्रताप की सेना छोटी थी, पर उन्होंने बहुत बहादुरी से लड़ाई लड़ी। युद्ध का कोई निर्णायक नतीजा नहीं निकला। मुगल सेना न तो प्रताप को पकड़ पाई, न ही मेवाड़ पर पूरा कब्जा कर पाई। और प्रताप ने हार नहीं मानी, वो अरावली की पहाड़ियों से मुगलों के खिलाफ संघर्ष करते रहे। ये युद्ध राजपूत वीरता और आजादी की लड़ाई का प्रतीक माना जाता है। और बाकी मुगल शासकों का समय क्या था? बाबर, औरंगजेब, जहांगीर। देखिए, बाबर तो 1526 में मुगल साम्राज्य का संस्थापक थे। वो प्रताप से बहुत पहले थे। हाँ। औरंगजेब और जहांगीर अकबर के बाद आए। जहांगीर अकबर के बेटे थे, औरंगजेब उनके पोते। तो 1576 में अकबर ही थे। स्पष्ट है। अब आधुनिक भारत के एक सामाजिक कार्यकर्ता पर सवाल। क्वेश्चन 29। गांधीवादी शोभना रानाडे की विरासत किस समकालीन शासन पहल से सबसे अधिक जुड़ी है? ऑप्शंस हैं ए स्टार्टअप इंडिया, बी नई शिक्षा नीति 2020, सी गगनयान मिशन, डी स्वच्छ भारत अभियान। इसका सही जवाब है डी, स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान। हाँ। शोभना रानाडे जी या शोभाताई रानाडे एक जानी मानी गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता थीं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी महाराष्ट्र में, पुणे के आसपास गांव के विकास, महिलाओं को सशक्त बनाने और खासकर स्वच्छता के लिए काम किया। वो गांधी जी के विचारों से बहुत प्रभावित थी, खासकर स्वच्छता और आत्मनिर्भरता से। वो मानती थी कि स्वच्छता सिर्फ बाहर की सफाई नहीं, अंदर की शुद्धि और समाज का स्वास्थ्य भी है। अच्छा। इसलिए उनका जो काम है, उनकी जो विरासत है, वो आज के स्वच्छ भारत अभियान की जो मूल भावना है, उससे सबसे ज्यादा मेल खाती है। और अन्य विकल्प क्यों उपयुक्त नहीं है? देखिए, स्टार्टअप इंडिया तो नए व्यापार शुरू करने के लिए है। नई शिक्षा नीति शिक्षा से जुड़ी है। गगनयान अंतरिक्ष कार्यक्रम है। ये सब अपनी जगह महत्वपूर्ण है, पर शोभना रानाडे जी का जो मुख्य काम था, खासकर स्वच्छता पर जोर, उससे इनका सीधा संबंध नहीं है। बिल्कुल। चलिए एक और महान समाज सुधारक की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 30। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। फूले किस योगदान के लिए सबसे प्रसिद्ध हैं? ऑप्शंस ए कृषि और वाणिज्य, बी उद्योग और अवसंरचना, सी सैन्य और कूटनीति, डी सामाजिक सुधार और जातिवाद विरोधी आंदोलन। जी, इसका सही उत्तर है डी, सामाजिक सुधार और जातिवाद विरोधी आंदोलन। हाँ, ज्योतिबा फूले जी। 1848 में अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर पुणे में लड़कियों के लिए भारत का पहला स्कूल खोला था उन्होंने। हाँ, सावित्रीबाई फुले पहली महिला शिक्षिका। बिल्कुल। और 1873 में उन्होंने सत्यशोधक समाज बनाया, जिसका मकसद था कमजोर वर्गों को शोषण से मुक्त कराना। उनकी किताब गुलामगिरी भी बहुत प्रसिद्ध है। उनका कार्यक्षेत्र तो बहुत व्यापक था, लेकिन मुख्य फोकस सामाजिक सुधार ही था। हाँ, बिल्कुल। कृषि, उद्योग या सेना से उनका सीधा काम नहीं था। उनका संघर्ष पूरी तरह से समाज की बुराइयों, अंधविश्वास और असमानता के खिलाफ था, और वो शिक्षा को बदलाव का सबसे बड़ा हथियार मानते थे। बिल्कुल सही। अब मराठा इतिहास पर लौटते हैं। क्वेश्चन 31। किस मराठा शासक ने 1674 ई में
मराठा साम्राज्य की स्थापना की और स्वयं को छत्रपति घोषित किया? ऑप्शंस: ए संभाजी, बी शाहू, सी बाजीराव प्रथम। इसका सही उत्तर है सी शिवाजी। छत्रपति शिवाजी महाराज। हाँ, छत्रपति शिवाजी महाराज ही मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। उन्होंने बीजापुर सल्तनत और मुगलों को चुनौती देकर पश्चिमी भारत में एक स्वतंत्र मराठा राज्य बनाया। 6 जून 1674 को रायगढ़ किले में उनका राज्याभिषेक हुआ, जहां उन्होंने छत्रपति की उपाधि ली और हिंदवी स्वराज्य की घोषणा की। ये मराठा इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना थी। उन्होंने एक अच्छा प्रशासन बनाया, अष्टप्रधान परिषद थी उनकी, मजबूत सेना और नौसेना बनाई, और अपनी गुरिल्ला युद्ध नीति के लिए तो वो जाने ही जाते हैं। और अन्य विकल्पों का क्या परिचय है? संभाजी, शाहू, बाजीराव प्रथम। देखिए, संभाजी शिवाजी महाराज के बड़े बेटे और उनके उत्तराधिकारी थे। शाहू संभाजी के बेटे थे, मतलब शिवाजी के पोते, जिन्हें औरंगजेब ने कैद कर लिया था। बाजीराव प्रथम एक बहुत ही ताकतवर पेशवा थे, प्रधानमंत्री, जिन्होंने मराठा साम्राज्य को बहुत फैलाया। लेकिन संस्थापक शिवाजी महाराज ही थे। ठीक है, अब कला और संस्कृति की ओर। क्वेश्चन 32। सत्रिया, जो भारत की शास्त्रीय नृत्य शैलियों में से एक है, किस संत द्वारा आरंभ की गई थी? ऑप्शंस: ए शंकरदेव, बी चैतन्य महाप्रभु, सी कबीर, डी तुलसीदास। जी, इसका सही उत्तर है ए शंकरदेव। शंकरदेव, असम से। हाँ, बिल्कुल। सत्रिया नृत्य असम का शास्त्रीय नृत्य है और इसका श्रेय 15वीं-16वीं सदी के महान वैष्णव संत श्रीमंत शंकरदेव को जाता है। उन्होंने असम में नव वैष्णव आंदोलन चलाया था और भक्ति का संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने संगीत, नृत्य और नाटक, जिसे अंकिया नाट कहते हैं, उसका इस्तेमाल किया। ये सत्रिया नृत्य वहीं सत्रों में, मतलब असम के मठों में विकसित हुआ। अच्छा, सत्रों में। हाँ, इसमें कृष्ण और विष्णु से जुड़ी कथाएं दिखाई जाती हैं और इसे साल 2000 में संगीत नाटक अकादमी ने भारत की 8वीं शास्त्रीय नृत्य शैली माना। यानी ये नृत्य भक्ति आंदोलन का एक जरूरी हिस्सा था? अन्य संतों का योगदान इस नृत्य से जुड़ा नहीं था? देखिए, चैतन्य महाप्रभु बंगाल में वैष्णव भक्ति के बड़े प्रचारक थे। उन्होंने कीर्तन को लोकप्रिय बनाया। कबीर और तुलसीदास भी महान भक्त कवि थे। लेकिन ये जो सत्रिया नृत्य है, ये खास तौर पर शंकरदेव जी से ही जुड़ा है। समझ गए। अब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से एक प्रश्न। क्वेश्चन 33। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थीं? ऑप्शंस: ए कस्तूरबा गांधी, बी कमला नेहरू, सी एनी बेसेंट और डी सरोजिनी नायडू। सही उत्तर है सी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट, इसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है ना? हाँ, बहुत होता है। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थीं। वो आयरलैंड की थीं, थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी थीं। वो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुईं। 1916 में होम रूल लीग बनाने में उनका बड़ा हाथ था और 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। तो फिर सरोजिनी नायडू का नाम क्यों आता है अक्सर, मतलब पहली महिला अध्यक्ष के तौर पर? हाँ, वो इसलिए क्योंकि सरोजिनी नायडू कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी। अच्छा, पहली भारतीय महिला। हाँ, उन्हें 1925 में कानपुर अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था। तो पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917 और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू 1925। ये अंतर याद रखना जरूरी है। हाँ, ये अंतर महत्वपूर्ण है। हाँ। कस्तूरबा गांधी और कमला नेहरू अध्यक्ष नहीं थीं। नहीं, उन्होंने आंदोलन में बहुत योगदान दिया, लेकिन वो कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनी। ठीक है, अगला प्रश्न एक और महत्वपूर्ण व्यक्तित्व पर। क्वेश्चन 34। निम्नलिखित में से कौन सा कथन त्रिभुवन दास पटेल के बारे में सही नहीं है? ऑप्शंस: ए उन्होंने अमूल कैरा मिल्क यूनियन की स्थापना की, बी लोकसभा ने गुजरात में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय स्थापित करने का विधेयक पारित किया, सी उन्हें सामाजिक सेवा के लिए पद्म विभूषण मिला, डी उन्हें सामुदायिक नेतृत्व के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला। इसमें पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो वह सी उन्हें सामाजिक सेवा के लिए पद्म विभूषण मिला। पद्म विभूषण नहीं मिला? नहीं। देखिए, त्रिभुवन दास पटेल जी को भारत में सहकारी आंदोलन, खासकर दूध वाला, उसका जनक मानते हैं। कथन ए सही है, वो अमूल के संस्थापक अध्यक्ष थे।
सरदार पटेल और डॉक्टर कुरियन के साथ मिलकर शुरू किया था। कथन डी भी सही है, उन्हें 1963 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था सामुदायिक नेतृत्व के लिए। कथन बी भी जानकारी के अनुसार सही लगता है कि उनके नाम पर सहकारी विश्वविद्यालय बनाने की पहल हुई है। तो कथन सी गलत क्यों है? उन्हें पद्म पुरस्कार नहीं मिला। पद्म विभूषण नहीं, कथन सी कहता है पद्म विभूषण मिला। उन्हें 1969 में पद्म भूषण मिला था, जो भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। पद्म विभूषण दूसरा सबसे बड़ा है, तो ये कथन गलत है। अच्छा, पद्म भूषण मिला था, विभूषण नहीं, ये ध्यान रखना होगा। चलिए मुगल प्रशासन पर एक और सवाल देखते हैं। क्वेश्चन 35। मुगल शासन व्यवस्था में राजाओं और जमींदारों की प्रशासनिक भूमिकाएं किस प्रकार अलग थी? ऑप्शंस: ए, जमींदार राजा के अधीन कर अधिकारी थे। बी, दोनों की भूमिकाएं समान थीं, केवल धर्म अलग था। सी, राजा बड़े क्षेत्रों पर शासन करते थे जबकि जमींदार भूमि कर संग्रह करते थे। डी, जमींदार के पास पूरा राजनीतिक नियंत्रण था, राजा केवल नाम मात्र के शासक थे। जी, इसका सही उत्तर है सी, राजा बड़े क्षेत्रों पर शासन करते थे जबकि जमींदार भूमि कर संग्रह करते थे। राजा और जमींदार। हाँ, देखिए मुगल काल में राजा शब्द अक्सर उन बड़े स्थानीय शासकों या सरदारों के लिए इस्तेमाल होता था जो या तो मुगलों से पहले से राज कर रहे थे या जिन्हें मुगलों ने मान्यता दी थी। वो अपने इलाके में काफी हद तक स्वतंत्र होकर शासन करते थे, पर होते मुगल बादशाह के अधीन ही थे। उनकी भूमिका शासक की थी। दूसरी तरफ जमींदार शब्द का मतलब थोड़ा व्यापक था, पर मुख्य रूप से ये वो लोग थे जिनके पास अपनी जमीनों पर वंशानुगत अधिकार थे और जिनका खास काम था किसानों से लगान वसूल करके सरकारी खजाने में जमा कराना। वो स्थानीय स्तर पर ताकतवर होते थे, पर उनकी भूमिका मुख्य रूप से टैक्स कलेक्टर और बिचौलिए की थी, बड़े शासक की नहीं। तो उनकी भूमिका और स्तर दोनों अलग थे। हाँ, बिल्कुल। विकल्प ए कहता है जमींदार राजा के अधीन थे, ऐसा हमेशा नहीं होता था और भूमिका सिर्फ टैक्स ऑफिसर की नहीं थी। बी गलत है, भूमिकाएं बिल्कुल अलग थीं। डी तो एकदम गलत है, जमींदारों के पास पूरा राजनीतिक नियंत्रण नहीं था। तो सी सबसे सही तरीके से फर्क बताता है। ठीक है, अब आधुनिक भारतीय इतिहास के दो महत्वपूर्ण दस्तावेजों की तुलना। क्वेश्चन 36, साइमन कमीशन 1927 और नेहरू रिपोर्ट 1928 की तुलना कीजिए। 1. साइमन कमीशन का बहिष्कार इसलिए हुआ क्योंकि ये पूरी तरह भारतीयों से बना था। 2. नेहरू रिपोर्ट ने तत्काल पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। ऑप्शंस: ए, दोनों गलत, बी, केवल एक सही, सी, केवल दो सही, डी, दोनों सही। इसका सही उत्तर है ए, दोनों गलत। दोनों गलत है। हाँ, दोनों ही गलत हैं। देखिए, पहला कथन कहता है कि साइमन कमीशन का बहिष्कार इसलिए हुआ क्योंकि वो पूरी तरह भारतीयों से बना था। ये तो बिल्कुल उल्टा है। साइमन कमीशन का बहिष्कार इसीलिए हुआ था क्योंकि उसमें एक भी भारतीय नहीं था। सारे सदस्य अंग्रेज थे और उन्हें भारत के भविष्य के संविधान पर रिपोर्ट देनी थी। भारतीयों ने इसे अपना अपमान समझा और जोरदार विरोध किया। साइमन गो बैक के नारे लगे थे। हाँ, ये तो बहुत प्रसिद्ध है। और दूसरा कथन? दूसरा कथन कहता है कि नेहरू रिपोर्ट ने तत्काल पूर्ण स्वतंत्रता मांगी। ये भी गलत है। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो समिति बनी थी, उसकी रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट 1928 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस मांगा गया था, मतलब ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर ही स्वशासन। पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव तो बाद में 1929 के लाहौर अधिवेशन में पास हुआ था। तो दोनों ही कथन गलत हैं। ये दोनों ही बिंदु बहुत महत्वपूर्ण हैं और अक्सर पूछे जाते हैं। अब सरकारी योजनाओं से संबंधित एक प्रश्न। क्वेश्चन 37, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? ऑप्शंस: ए, मिशन शक्ति, ग्रामीण पुरुषों के लिए स्टार्टअप योजना, बी, PMAGY, पिछड़े क्षेत्रों में रेलवे सुरक्षा, सी, स्वदेश दर्शन 2.0, थीम आधारित पर्यटन सर्किट, डी, PM जनमन, शहरी आदिवासियों के लिए आवास। इसमें जो सही मेल है वो है सी, स्वदेश दर्शन 2.0, थीम आधारित पर्यटन सर्किट। स्वदेश दर्शन 2.0। हाँ, स्वदेश दर्शन योजना पर्यटन मंत्रालय की है। इसका मकसद है देश में टूरिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। इसमें अलग अलग थीम पर आधारित सर्किट बन रहे हैं, जैसे बुद्धिस्ट सर्किट, रामायण सर्किट वगैरह। स्वदेश दर्शन 2.0 इसी का अगला चरण है। तो ये जोड़ा सही है? और बाकी युग्मों में क्या गलती है? देखिए, मिशन शक्ति ए महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण से जुड़ा है, पुरुषों के स्टार्टअप से नहीं। PM जनमन डी खास तौर पर जो बहुत पिछड़े आदिवासी समूह हैं, PVTGs,
उनके विकास के लिए हैं, सिर्फ शहरी आदिवासियों के घर के लिए नहीं। और पीएम आज्ञा, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, उन गांवों के विकास के लिए है जहां अनुसूचित जाति की आबादी ज्यादा है। इसका रेलवे सुरक्षा बी से कोई लेना देना नहीं है, तो केवल सी सही है। योजनाओं के सही उद्देश्य पता होना जरूरी है। अब बंगाल की राजनीति और स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा एक प्रश्न, क्वेश्चन 38। सीआर दास की मृत्यु के बाद बंगाल कांग्रेस 2 गुटों में बंट गई। उस समय अनुशीलन समूह ने किसके साथ हाथ मिलाया? ऑप्शंस: ए गणेश घोष, बी सूर्य सेन, सी जेएम सेनगुप्ता, डी सुभाष बोस। जी, इसका सही उत्तर है सी, जेएम सेनगुप्ता। जेएम सेनगुप्ता। हाँ, 1925 में जब देशबंधु सीआर दास की मृत्यु हुई तो बंगाल कांग्रेस में लीडरशिप को लेकर काफी गुटबाजी हो गई। 2 मुख्य गुट बन गए। एक का नेतृत्व कर रहे थे यतेंद्र मोहन सेनगुप्ता, जिन्हें गांधी जी का समर्थन था, और दूसरे गुट के नेता थे सुभाष चंद्र बोस, जो युवा और गर्म दल के माने जाते थे। बंगाल का एक प्रमुख क्रांतिकारी संगठन था अनुशीलन समिति। उसने इस गुटबाजी में जेएम सेनगुप्ता का साथ दिया। एक और क्रांतिकारी समूह था युगांतर, वो सुभाष बोस के साथ गया। ये बंटवारा बंगाल की राजनीति में काफी समय तक चला। और गणेश घोष और सूर्य सेन, उनका क्या संबंध था? हाँ, गणेश घोष और सूर्य सेन ये दोनों महान क्रांतिकारी थे और चटगांव शस्त्रागार कांड से जुड़े थे। वो युगांतर समूह के ज्यादा करीब थे। वो इस कांग्रेस की गुटबाजी के केंद्र में नहीं थे, हालांकि उनके संबंध सुभाष बोस से थे। सुभाष बोस तो दूसरे गुट के नेता थे, तो अनुशीलन उनके साथ नहीं गया। ठीक है। अब स्वतंत्रता के समय की आर्थिक स्थिति पर एक बुनियादी सवाल, क्वेश्चन 39। स्वतंत्रता के समय 1947 के आसपास भारत की अधिकांश जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शंस: ए कृषि, बी सूचना प्रौद्योगिकी, सी विनिर्माण, डी सेवा क्षेत्र। इसका सीधा सा जवाब है ए कृषि। कृषि, हाँ। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो हमारी अर्थव्यवस्था एक पिछड़ी हुई औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था थी, और उसकी रीढ़ की हड्डी कृषि ही थी। अनुमान है कि उस समय देश के करीब 70 से 75% लोग अपनी रोजी रोटी के लिए सीधे खेती या उससे जुड़े कामों पर निर्भर थे। राष्ट्रीय आय में भी सबसे बड़ा हिस्सा खेती का ही था। उद्योग धंधे, विनिर्माण बहुत कम थे, मुख्य रूप से कपड़ा, जूट वगैरह। सेवा क्षेत्र भी बहुत सीमित था। सूचना प्रौद्योगिकी का तो उस समय कोई अस्तित्व ही नहीं था मेरे ख्याल से। हाँ बिल्कुल, सूचना प्रौद्योगिकी तो बहुत बाद में आए, 80 और 90 के दशक में। विनिर्माण और सेवा क्षेत्र थे, पर कृषि के मुकाबले बहुत छोटे थे और ज्यादातर आबादी उनमें नहीं लगी थी। तो आजादी के समय भारत एक कृषि प्रधान देश था। क्वेश्चन 40। वेसर शैली के मंदिर वास्तुकला किस 2 शैलियों का मिश्रण है? ऑप्शंस: ए गांधार और फ्रेंच, बी नागर और गॉथिक, सी द्रविड़ और नागर, डी मुगल और द्रविड़। जी, इसका सही उत्तर है सी द्रविड़ और नागर। द्रविड़ और नागर का मिश्रण है वेसर शैली। हाँ, भारतीय मंदिर वास्तुकला की 3 मुख्य शैलियां मानी जाती हैं। उत्तर भारत की नागर, दक्षिण भारत की द्रविड़ और मध्य भारत और दक्कन की वेसर। वेसर शैली को अक्सर नागर और द्रविड़ का मिलाजुला रूप या हाइब्रिड माना जाता है। ये खास तौर पर चालुक्य और होयसल राजाओं के समय कर्नाटक क्षेत्र में विकसित हुई। इसमें आपको नागर शैली के शिखर की कुछ बातें और द्रविड़ शैली के विमान, मंडप और सजावट का मेल दिखेगा। जैसे होयसल मंदिरों में तारे के आकार का बेसमेंट, द्रविड़ प्रभाव, और ऊपर पतला होता शिखर जिस पर बारीक नक्काशी हो, नागर प्रभाव का बदला हुआ रूप। अन्य संयोजन तो स्पष्ट रूप से असंबंधित लग रहे हैं। हाँ बिल्कुल, गंधार शैली बौद्ध कला से जुड़ी है, जिसमें यूनानी रोमन असर था। फ्रेंच और गॉथिक यूरोप की शैलियां हैं। मुगल वास्तुकला इंडो इस्लामिक है। इनका वेसर शैली से सीधा कोई संबंध नहीं। वेसर साफ तौर पर नागर और द्रविड़ का संगम। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन 41। विनसांग ने किसे विश्व के 4 महान द्वीपों में से एक कहा, जिन्हें भारतीय आइंस्टाइन भी कहा जाता है? और विकल्प है: ए चरक, बी वसुमित्र, सी अश्वघोष, डी नागार्जुन। सोचिए जरा, विनसांग और भारतीय आइंस्टाइन। सही उत्तर है डी नागार्जुन। नागार्जुन। जी, अब देखिए, नागार्जुन जो थे वो करीब 2री-3री शताब्दी के बहुत महान बौद्ध दार्शनिक थे। माध्यमिक या शून्यवाद दर्शन वो इन्होंने शुरू किया था। अच्छा, शून्यवाद। हाँ, और उनकी जो बुद्धि थी
जो तर्क करने की क्षमता थी वो इतनी कमाल की थी कि जो मशहूर चीनी यात्री थे ह्वेनसांग, उन्होंने उन्हें दुनिया के 4 मार्गदर्शक प्रकाशों में, मतलब महान द्वीपों में गिना। और उनका जो शून्यता का सिद्धांत है वो इतना गहरा है, इतना तार्किक है कि लोग उसकी तुलना आज के विज्ञान के सिद्धांतों से भी करते हैं। इसीलिए उनको सम्मान से भारतीय आइंस्टीन भी कह देते हैं। अच्छा, ये वजह है। जी। अब बाकी ऑप्शंस देखें तो चरक, वो तो आयुर्वेद के महान चिकित्सक थे, चरक संहिता लिखी उन्होंने। हाँ, वो तो डॉक्टर थे। बिल्कुल। वसुमित्र भी बौद्ध विद्वान थे, चौथी बौद्ध संगीति से जुड़े थे, पर उनको ये उपाधि नहीं मिली। और अश्वघोष, वो कनिष्क के समय के बौद्ध कवि और दार्शनिक थे, बुद्धचरित के लेखक, पर भारतीय आइंस्टीन नहीं। तो नागार्जुन ही सही जवाब है। जी हाँ, नागार्जुनी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन 42। विजयनगर के कृष्णदेव राय को रायचूर के युद्ध में किसने हराया था? विकल्प है ए अलाउद्दीन खिलजी, बी अहमद शाह बहमनी, सी इब्राहिम लोदी, डी बीजापुर के आदिल शाह। रायचूर का युद्ध कृष्णदेव राय, इसका सही उत्तर है डी बीजापुर के आदिल शाह। आदिल शाह। जी। देखिए, रायचूर का युद्ध हुआ था 1520 ईस्वी में। विजयनगर के सबसे मशहूर शासक कृष्णदेव राय और बीजापुर सल्तनत के सुल्तान थे इस्माइल आदिल शाह, उनके बीच। अच्छा। ये युद्ध हुआ था रायचूर दोआब के लिए। कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच का, मतलब बहुत उपजाऊ इलाका था। हाँ, दोआब तो हमेशा महत्वपूर्ण रहे हैं। बिल्कुल। अब इसके नतीजे पर ना थोड़ा सा मतभेद मिलता है इतिहास में। कई जगह लिखा है कि कृष्णदेव राय की बहुत शानदार जीत हुई थी, उन्होंने आदिल शाह की सेना को पूरी तरह हराया और रायचूर किले पर कब्जा भी किया। लेकिन सवाल ये पूछ रहा है कि कृष्णदेव राय को किसने हराया था? तो हो सकता है ये युद्ध के किसी खास हिस्से की बात हो, या लंबे समय के नतीजे की, या फिर सवाल में ही थोड़ी गड़बड़ हो। पर जो विकल्प दिए हैं उनमें उनका विरोधी तो बीजापुर का आदिल शाह ही था। हाँ, वही थे सामने जी। आए। और बाद में कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद विजयनगर कमजोर भी हुआ और फिर तालीकोटा के युद्ध में 1565 में बहमनी सल्तनतों ने मिलकर विजयनगर को हरा दिया था। पर इस सवाल के हिसाब से सबसे करीबी जवाब आदिल शाह ही है। और बाकी ऑप्शंस तो काफी अलग हैं। हाँ, बिल्कुल। अलाउद्दीन खिलजी तो बहुत पहले थे, 13वीं-14वीं सदी में। हाँ। अहमद शाह बहमनी भी, वो बहमनी सल्तनत के थे, पर रायचूर युद्ध के टाइम तक बीजापुर अलग सल्तनत बन चुकी थी। और इब्राहिम लोदी? वो दिल्ली के आखिरी सुल्तान थे, बाबर ने हराया था उनको 1526 में। उनका दक्षिण से सीधा लेना देना नहीं था। ठीक है, समझ गई। अब देखते हैं क्वेश्चन 43। ये कथन और कारण वाला सवाल है। कथन ए है, 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश पूंजी संचय का निवेश औद्योगिक विकास में किया गया। और कारण आर है, पूंजी का नियंत्रण मुख्यतः व्यापारियों और उद्योगपतियों के पास था, न कि सामंती वर्ग के पास। विकल्प ए दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। बी ए गलत है, आर सही है। सी ए सही है, आर गलत है। डी दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। कथन और कारण, इनको ध्यान से देखना होता है। संबंध क्या है दोनों में? हाँ। तो इसका सही जवाब है डी, दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। अच्छा, दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही है। जी, समझते हैं इसको। कथन ये कहता है कि 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन ने जो पैसा जमा किया, मतलब पूंजी जमा की, हाँ। खासकर भारत जैसे उपनिवेशों से और व्यापार से, उसे ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति में लगाया। हाँ, ये तो पढ़ा है। ये बिल्कुल सही बात है। अब कारण आर कहता है कि उस टाइम तक ब्रिटेन में जो पैसा था, यानी पूंजी, वो पुराने जमींदारों या सामंती वर्ग के हाथ से निकलकर नए उभरते हुए व्यापारी और उद्योगपति वर्ग के हाथ में आ गया था। अच्छा। ये भी सही है, सामंतवाद खत्म हो रहा था। अब देखिए कनेक्शन क्या है, क्योंकि पैसा नए उद्योगपति वर्ग के पास था और उनकी सोच थी कि कैसे ज्यादा प्रॉफिट कमाएं, कैसे उत्पादन बढ़ाएं, तो उन्होंने उस पैसे को फैक्ट्रियों में, मशीनों में, नई टेक्नोलॉजी में, ट्रांसपोर्ट में लगाया, मतलब औद्योगिक विकास में। अगर वो पैसा पुराने सामंती वर्ग के पास ही रहता तो वो शायद उसे जमीन खरीदने या शान शौकत में उड़ा देते, उद्योगों में क्यों लगाते? सही बात है। तो पूंजी का व्यापारियों और उद्योगपतियों के पास होना, आर, यही मुख्य कारण बना कि वो पैसा औद्योगिक विकास में लगा, ए। इसलिए आर ए की सही व्याख्या करता है। बिल्कुल स्पष्ट हो गया। अगला प्रश्न क्वेश्चन 44, ये मिलान करने वाला है। कॉलम ए में गुफा स्थल है। ए उदयगिरी, बी गुंटपल्ले, सी खंडगिरी, और कॉलम बी में है उनकी विशेषताएं। 1 वृत्ताकार चैत्य, स्तूप और मेहराब। 2 स्तंभयुक्त बरामदा और पीछे कोठरियां। 3
पशु आकृति की शैलखंड गुफाएं। विकल्प दिए हैं ए A3 B1 C2, B A1 B2 C3, C A2 B1 C3, D A1 B3 C2। हाँ, ये मैच द फॉलोइंग वाले सवाल ध्यान से करने होते हैं। एक एक को मिलाते हैं। इसका सही मिलान है विकल्प डी A1 B3 C2। D A1 B3 C2। ठीक है। जी। अब देखिए कैसे। उदयगिरी यहाँ दो जगह है असल में। एक उड़ीसा में जैन गुफाएं, एक मध्य प्रदेश में गुप्त काल की हिंदू और जैन गुफाएं। विकल्पों को देखें तो वृत्ताकार चैत्य, स्तूप और मेहराब 1 ये बौद्ध या शुरुआती हिंदू जैन आर्किटेक्चर से जुड़ा है, तो स्रोत इसे उदयगिरी ए से जोड़ रहा है। अच्छा। फिर है गुंटापल्ले, ये आंध्र प्रदेश में है। बहुत महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल है। यहाँ की गुफाओं की खास पहचान है चट्टानों को काटकर बनाई गई जानवरों की आकृतियां। 3 तो बी का 3 से मिलान सही है। ओके। और सी है खंडगिरी, ये उड़ीसा में उदयगिरी के पास ही है। जैन गुफाएं हैं। यहाँ कई गुफाओं में आगे खंभों वाला बरामदा है और पीछे भिक्षुओं के रहने के लिए छोटी छोटी कोठरियां बनी हैं, तो सी का मिलान 2 से होगा। तो इस तरह A1 B3 C2 ये क्रम सही है। विकल्प टी। ये सारी गुफाएं हमारे प्राचीन भारत की धार्मिक विविधता और आर्किटेक्चर का कमाल दिखाती हैं। बिल्कुल। अगला सवाल क्वेश्चन 45। अजमेर शरीफ के उर्स के बारे में कौन सा कथन सही है? विकल्प है ए यह चांद्र कैलेंडर का पालन करता है और संत की मृत्यु का प्रतीक है, बी यह सौर कैलेंडर के आधार पर प्रतिवर्ष मनाया जाता है, सी यह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जयंती का प्रतीक है, डी यह रमजान के दौरान हर 5 साल में केवल एक बार आयोजित किया जाता है। अजमेर शरीफ का उर्स बहुत मशहूर है। सही कथन है ए यह चांद्र कैलेंडर का पालन करता है और संत की मृत्यु का प्रतीक है। ये सही है। जी। अजमेर शरीफ दरगाह जो है वो सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की है। अब उर्स जो शब्द है ये अरबी का है। इसका मतलब होता है विवाह, लेकिन सूफी परंपरा में ये संत की पुण्यतिथि मतलब वफात का प्रतीक है। अच्छा, मृत्यु का प्रतीक। विवाह क्यों? हाँ, माना जाता है कि इस दिन संत की आत्मा का परमात्मा से मिलन हुआ, एक तरह का रूहानी विवाह। तो ये मृत्यु का प्रतीक है, जयंती का नहीं। इसलिए ऑप्शन सी गलत है। ओके। और ये हर साल मनाया जाता है इस्लामी चांद्र कैलेंडर के हिसाब से रजब महीने की 1 से 6 तारीख तक। तो ऑप्शन बी गलत हो गया क्योंकि वो सौर कैलेंडर कह रहा है। और डी भी गलत है क्योंकि वो 5 साल में एक बार कह रहा है। बिल्कुल, ये हर साल होता है। तो ए ही सही है, चांद्र कैलेंडर और संत की मृत्यु या परमात्मा से मिलन का प्रतीक। ठीक है। अगला सवाल क्वेश्चन 46। किस चोल शासक ने दक्षिण पूर्व एशिया विशेषकर श्री विजय साम्राज्य के विरुद्ध व्यापक समुद्री अभियान चलाया? विकल्प ए राजेंद्र प्रथम, बी कुलोतुंग प्रथम, सी विजयालय चोल, डी राजराज प्रथम। चोल और उनकी नेवी, दक्षिण पूर्व एशिया। इसका सही उत्तर है डी राजराज प्रथम। राजराज प्रथम। मुझे लगा राजेंद्र प्रथम ज्यादा मशहूर है इसके लिए। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। राजेंद्र प्रथम ने तो श्री विजय पर बहुत बड़ा और सफल नौसैनिक हमला किया था, जिसकी चर्चा ज्यादा होती है। लेकिन चोलों की समुद्री ताकत की नींव और शुरुआती बड़े अभियान, खासकर दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ, राजराज प्रथम, जिनका शासनकाल करीब 985 से 1014 तक था, के समय शुरू हो गए थे। अच्छा। उन्होंने न सिर्फ दक्षिण भारत और श्रीलंका जीता, बल्कि एक मजबूत नेवी बनाकर श्री विजय साम्राज्य, जो आज के इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड तक फैला था, के कुछ इलाकों पर भी हमले किए। मकसद था समुद्री व्यापार मार्गों पर कंट्रोल करना। उनके बेटे राजेंद्र प्रथम ने इसी नीति को और जोर शोर से आगे बढ़ाया, पर स्रोत के अनुसार शुरुआती व्यापक अभियानों का श्रेय राजराज प्रथम को दिया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रश्न के लिए राजराज प्रथम सही है। जी। बाकी विकल्प देखें तो राजेंद्र प्रथम ने भी किए, पर यहाँ राजराज प्रथम दिया है। कुलोत्तुंग प्रथम बाद के शासक थे, तब नेवी उतनी मजबूत नहीं रही। और विजयालय चोल तो वंश के संस्थापक थे 9वीं सदी में, तब इतने बड़े समुद्री अभियान नहीं हुए थे। समझ गई। अब क्वेश्चन 47, फिर से कथन और कारण वाला। कथन ए, सर चार्ल्स नेपियर ने सिंध के विलय को नैतिक और कानूनी आधार पर उचित ठहराया। कारण आर, उन्होंने इसे एक उपयोगी मानवीय दुष्टता, यूजफुल ह्यूमन पीस ऑफ रस्कैलिटी कहा। विकल्प ए,
दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या है। बी ए सही है लेकिन आर गलत है। सी ए गलत है लेकिन आर सही है। डी दोनों सही हैं लेकिन आर व्याख्या नहीं करता। नेपियर और सिंध का विलेन और उनका वो मशहूर कोट। इसका सही उत्तर है सी, ए गलत है लेकिन आर सही है। ए गलत आर सही। जी देखिए, 1843 में ब्रिटिश जनरल थे सर चार्ल्स नेपियर। उन्होंने सिंध को जीतकर ब्रिटिश भारत में मिला लिया। कारण आर में जो उनका कोड दिया है, यूजफुल ह्यूमन पीस ऑफ रास्कैलिटी, एक फायदेमंद मानवीय कमीनापन, ये उन्होंने वाकई कहा था। अच्छा। हाँ, तो कारण आर बिल्कुल सही है। अब उनके इन शब्दों से ही साफ है कि वो खुद इस काम को दुष्टता या कमीनापन मान रहे थे। तो फिर वो इसे नैतिक या कानूनी रूप से सही कैसे ठहरा सकते थे? हाँ, ये तो विरोधाभासी हो गया। बिल्कुल, उन्होंने ये माना कि ये ब्रिटिश साम्राज्य के लिए यूजफुल है, फायदेमंद है, लेकिन इसे नैतिक या कानूनी जामा नहीं पहनाया। उन्होंने इसे राजनीतिक जरूरत बताया, ब्रिटिश हित में बताया। तो कथन ए कि उन्होंने इसे नैतिक और कानूनी आधार पर सही ठहराया, वो गलत है। तो ए गलत आर सही। ठीक है जी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन 48। कौन सा मुगल सम्राट फारसी कला और साहित्य को प्रोत्साहित करने के लिए प्रसिद्ध था? विकल्प ए हुमायूं, बी शाहजहां, सी अकबर, डी जहांगीर। मुगल और फारसी कला किसने शुरुआत की? सही उत्तर है ए हुमायूं। हुमायूं, बाकी सबने भी तो किया था। हाँ, बिल्कुल किया था। अकबर, जहांगीर, शाहजहां सभी ने फारसी कला, साहित्य, संस्कृति को बहुत बढ़ावा दिया, लेकिन इसकी नींव मतलब एक तरह से शुरुआत हुमायूं के समय ही पड़ी। अच्छा, कैसे? जब हुमायूं शेरशाह सूरी से हार गए थे तो वो फारस यानी ईरान चले गए थे। वहां सफविद बादशाह के दरबार में उन्होंने शरण ली। वहां की जो उन्नत फारसी चित्रकला और संस्कृति थी, उससे वो बहुत प्रभावित हुए। फिर जब वो 1555 में भारत वापस आए तो अपने साथ दो मशहूर फारसी चित्रकार लाए, मीर सैयद अली और अब्दुस समद। इन्हीं दोनों ने भारत में मुगल चित्रकला की शुरुआत की, जिस पर गहरा फारसी असर था। हुमायूं खुद भी विद्वान थे, उन्होंने फारसी कवियों और विद्वानों को भी पनाह दी। इसलिए मुगल दरबार में फारसी कला साहित्य को प्रमुखता दिलाने का शुरुआती क्रेडिट हुमायूं को ही जाता है। ओके, तो नींव हुमायूं ने रखी, जी। बाकी सबने उसे आगे बढ़ाया। शाहजहां के समय स्थापत्य कला शिखर पर थी, अकबर के समय अनुवाद और साहित्य खूब फला फूला, जहांगीर खुद कला के बड़े पारखी थे, उनके समय चित्रकला चरम पर पहुंची, पर शुरुआत हुमायूं। ठीक है। अब क्वेश्चन 49। कथन ए संथालों का एरोम सिम त्योहार कृषि ऋतु की समाप्ति दर्शाता है। कारण आर माघ सिम फसल के लिए आभार व्यक्त करता है और नए चक्र की तैयारी करता है। विकल्प ए गलत है लेकिन आर सही है। बी दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या करता है। सी दोनों सही है लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता। डी ए सही है लेकिन आर गलत है। संथाल जनजाति के त्योहार एरोम सिम और माघ सिम, इसका सही उत्तर है ए गलत है लेकिन आर सही है। फिर से ए गलत आर सही। हाँ, देखिए, संथाल जनजाति मुख्य रूप से झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में रहती है। उनके कई त्योहार खेतीबाड़ी और सामाजिक जीवन से जुड़े हैं। कारण आर जो है वो बिल्कुल सही है। माघ सिम उनका एक खास त्योहार है। माघ महीने में फसल कटने के बाद मनाते हैं। इसमें वो अच्छी फसल के लिए अपने देवी देवताओं, जिन्हें वो बोंगा कहते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं और अगले साल की खेती की तैयारी शुरू करते हैं। अच्छा, तो आर सही है। जी। अब कथन ए को देखें। एरोम सिम भी उनका एक महत्वपूर्ण त्योहार है, लेकिन ये कृषि ऋतु की समाप्ति का नहीं बल्कि बुआई यानी सोइंग से जुड़ा है। इसमें अच्छी फसल के लिए पूजा पाठ, बलि वगैरह दी जाती है। तो कथन ए गलत हो गया। ओके, एरोम सिम बुआई से और माघ सिम कटाई के बाद। बिल्कुल, इसलिए ए गलत है और आर सही है। ठीक है। अगला सवाल, क्वेश्चन 50। कौन सा मुगल सम्राट अपनी विस्तृत आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी के लिए प्रसिद्ध है? विकल्प ए जहांगीर, बी अकबर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी। सही उत्तर है ए जहांगीर। जहांगीर। जी। मुगल बादशाहों में दो ने अपनी आत्मकथा लिखी है। एक तो बाबर ने तुजु के बाबरी या बाबरनामा, जो चागताई तुर्की भाषा में थी, और दूसरे जहांगीर ने तुजु के जहांगीरी या जहांगीरनामा, ये फारसी भाषा में। अच्छा, दो ने लिखी है। हाँ, जहांगीर वाली जो किताब है उसमें उनके शासनकाल मतलब 1605 से 1627 तक के शुरुआती 17-18 साल का पूरा ब्यौरा है।
बाद में इसे मोतमिद खान नाम के लेखक ने पूरा किया था। इसमें जहांगीर ने अपने बारे में, अपने शौकों के बारे में जैसे पेंटिंग, शिकार, प्रकृति प्रेम, अपने न्याय के तरीकों के बारे में जैसे वो न्याय की जंजीर थी, दरबार की बातें, लड़ाइयाँ, और उस समय के भारत के समाज, भूगोल, पेड़ पौधों, जानवरों का मतलब बहुत दिलचस्प और पर्सनल तरीके से वर्णन किया है। काफी जानकारी मिलती होगी इससे। हाँ, मौलिंद्र इतिहास के लिए ये बहुत कीमती किताब है। बाकी ऑप्शंस देखें तो अकबर की जीवनी अकबरनामा अबुल फजल ने लिखी थी, वो आत्मकथा नहीं है। हाँ, वो तो जीवनी है। जी। शाहजहां के काल का इतिहास पादशाहनामा में है, वो दरबारी इतिहासकारों ने लिखा। और औरंगजेब के काल के लिए आलमगीरनामा वगैरह हैं, पर उन्होंने खुद आत्मकथा नहीं लिखी। ठीक है। अब क्वेश्चन 51। बारिंद्र कुमार घोष, अविनाश भट्टाचार्य और भूपेंद्र नाथ दत्त मार्च 1906 में किस आंदोलन से जुड़े थे? विकल्प ए स्वदेशी आंदोलन, बी बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन, सी भारत छोड़ो आंदोलन, डी बंगाल शिक्षा सुधार विरोधी आंदोलन। 1906 बंगाल, बारिंद्र कुमार घोष। सही उत्तर है ए स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन। जी। देखिए, 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का बंटवारा कर दिया था। उसके विरोध में पूरे देश में, खासकर बंगाल में, जबरदस्त आंदोलन शुरू हुआ। इसी आंदोलन के दो खास हिस्से थे, बहिष्कार विदेशी चीजों का और स्वदेशी देशी चीजों को अपनाना। हाँ, बॉयकॉट और स्वदेशी। बिल्कुल। मार्च 1906 तक ये आंदोलन काफी जोर पकड़ चुका था। बारिंद्र कुमार घोष, जो अरविंदो घोष के छोटे भाई थे, अविनाश भट्टाचार्य और भूपेंद्र नाथ दत्त, जो स्वामी विवेकानंद के छोटे भाई थे, ये सब उस समय बंगाल के क्रांतिकारी ग्रुप अनुशीलन समिति और उसके अखबार युगांतर से जुड़े थे। अच्छा, ये क्रांतिकारी थे। हाँ, ये लोग स्वदेशी आंदोलन की जो गरम दल वाली मतलब क्रांतिकारी धारा थी, उसके नेता थे। वो सिर्फ शांतिपूर्ण प्रदर्शनों से आगे बढ़कर अंग्रेजी हुकूमत को हथियारबंद चुनौती देना चाहते थे। तो वो सीधे तौर पर स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन तो इसी का आधार था, पर 1906 में इनकी गतिविधियां मुख्य रूप से स्वदेशी आंदोलन के क्रांतिकारी रोग से जुड़ी थी। और भारत छोड़ो आंदोलन तो बहुत बाद में हुआ। हाँ, वो तो 1942 में। और बंगाल शिक्षा सुधार विरोधी आंदोलन जैसा कोई खास बड़ा आंदोलन नहीं था। ठीक है। क्वेश्चन 52। मुगलों के लिए कांधार का सामरिक महत्व क्या था? विकल्प ए इसने लाल सागर तक नौसैनिक मार्ग दिया, बी यह सूफी तीर्थ स्थलों से जुड़ा धार्मिक केंद्र था, सी ये व्यापारिक केंद्र था जो अरब सागर को फारस की खाड़ी से जोड़ता था, डी यह काबुल और हेरात के बीच प्रमुख स्थल मार्ग और दुर्गम सैन्य चौकी थी। कांधार, मुगल और उसका सामरिक महत्व मतलब स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। सही उत्तर है डी। जी। ये काबुल और हेरात के बीच प्रमुख स्थल मार्ग और दुर्गम सैन्य चौकी थी। डी स्थल मार्ग और सैन्य चौकी। जी। कांधार, जो आज अफगानिस्तान में है, उसका किला और शहर मुगलों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। क्यों? क्योंकि ये उत्तर पश्चिम सीमा पर था और भारत को मध्य एशिया और फारस, ईरान से जोड़ने वाले जो मुख्य जमीनी रास्ते थे, व्यापार के भी और सेना के आने जाने के भी, उन पर इसका कंट्रोल था। अच्छा, गेटवे जैसा। हाँ, बिल्कुल। खासकर ये काबुल, जो भारत का एंट्री पॉइंट माना जाता था, और हेरात, जो फारस जाने वाले रास्ते पर एक बड़ा सेंटर था, तो जिसका कांधार पर कब्जा, वो इन रास्तों को कंट्रोल कर सकता था। इससे व्यापार भी सेफ रहता और उधर से होने वाले हमलों को भी रोका जा सकता था। इसी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की वजह से मुगलों और फारस के सफवीद शासकों के बीच इस पर कब्जे के लिए सदियों तक लड़ाई चलती रही। ओके, तो बाकी ऑप्शन गलत है। हाँ, जैसे ए नौसैनिक मार्ग, ये तो हो ही नहीं सकता, कांधार तो जमीन से घिरा है। हाँ। बी धार्मिक केंद्र, वो मुख्य रूप से नहीं था, स्ट्रेटेजिक और ट्रेड सेंटर ज्यादा था। और सी अरब सागर और फारस की खाड़ी से जोड़ने वाला व्यापारिक केंद्र, ये स्थल मार्गों को जोड़ता था, समुद्री मार्गों को नहीं। ठीक, स्पष्ट है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन 53। दंती दुर्ग ने 8वीं शताब्दी के मध्य किस वंश की स्थापना की थी? विकल्प ए राष्ट्रकूट वंश, बी चोल वंश, सी पाल वंश, डी प्रतिहार वंश। राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट? जी। दंती दुर्ग, जिन्हें दंतीवर्मन भी कहते हैं, उन्होंने करीब 753 ईस्वी में दक्कन में चालुक्यों को हराया था और एक नए शक्तिशाली वंश की नींव रखी, जिसे राष्ट्रकूट वंश कहा गया। उनकी राजधानी थी मान्यखेट, जो आज का मालखेड़ है,
कर्नाटक में। अच्छा। राष्ट्रकूटों ने करीब 200 साल तक, मतलब 8वीं से 10वीं सदी तक, दक्षिण और मध्य भारत के बड़े हिस्से पर राज किया और उस समय की राजनीति, कला, साहित्य में उनका बहुत योगदान रहा। एलोरा का जो मशहूर कैलाश मंदिर है, वो राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने ही बनवाया था। हाँ, कैलाश मंदिर तो अद्भुत है। बिल्कुल। बाकी वंश देखें तो चोल मुख्य रूप से दक्षिण में थे, तमिलनाडु में। 9वीं सदी में विजयालय ने उनका फिर से उत्थान किया। पाल वंश पूर्वी भारत में था, बंगाल, बिहार में। 8वीं शताब्दी में गोपाल ने स्थापित किया और प्रतिहार वंश पश्चिम और उत्तर भारत में था। 8वीं सदी में नागभट्ट प्रथम ने स्थापित किया। तो दंतिदुर्ग मतलब राष्ट्रकूट। जी हाँ। क्वेश्चन 54। एक समय टाइम मैगजीन ने गांधी जी के शारीरिक स्वरूप का मजाक उड़ाया था, पर बाद में उनकी शहादत की तुलना किससे की? विकल्प ए एल्बर्ट आइंस्टाइन, बी मार्टिन लूथर, सी जॉर्ज ऑरवेल, डी अब्राहम लिंकन। हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है गांधी जी के बारे में। सही उत्तर है डी अब्राहम लिंकन। लिंकन से। जी, ये बात सही है कि शुरू में पश्चिमी मीडिया, जिसमें टाइम मैगजीन भी थी, वो महात्मा गांधी का जो साधारण पहनावा था, लंगोटी और उनका दुबला पतला शरीर, उसे देखकर शायद उनकी विचारधारा की गहराई को नहीं समझ पाए और कभी-कभी मजाक भी उड़ाया। लेकिन जैसे जैसे उनका अहिंसक आंदोलन दुनिया भर में फैला और खासकर 1948 में जब उनकी हत्या हुई, उनकी शहादत हुई, तो टाइम मैगजीन समेत पूरी दुनिया ने उनकी महानता को माना और टाइम मैगजीन ने गांधी जी की शहादत की तुलना अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की शहादत से की थी। अच्छा, क्यों? क्योंकि जैसे लिंकन ने अमेरिका को गृह युद्ध से बचाया था और दास प्रथा खत्म करने के लिए अपनी जान दी थी, वैसे ही गांधी जी ने भारत की आज़ादी और मानवता के लिए अहिंसा का रास्ता अपनाते हुए अपना जीवन बलिदान कर दिया। दोनों को अपने अपने देशों में राष्ट्रीय एकता और मानवीय मूल्यों का प्रतीक माना जाता है। बिल्कुल सही तुलना है। जी, बाकी विकल्प देखें तो आइंस्टाइन महान वैज्ञानिक थे, गांधी जी के प्रशंसक भी थे, पर तुलना शहादत से नहीं। मार्टिन लूथर 16वीं सदी के जर्मन धर्म सुधारक थे। हाँ, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने गांधी जी से प्रेरणा ली थी। बिल्कुल। और जॉर्ज ऑरवेल मशहूर लेखक थे। ठीक है। क्वेश्चन 55। मध्यकालीन भारत की प्रांतीय स्थापत्य कला के बारे में कौन सा कथन सही है? इसमें 3 कथन हैं। 1. बंगाल और जौनपुर ने दिल्ली सल्तनत से अलग शैली विकसित की। 2. प्रांतीय शैलियों में इस्लामी ढांचों के साथ स्थानीय परंपराएं भी मिश्रित थीं। 3. सभी प्रांतीय शैलियां एक जैसी थीं। विकल्प है ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, डी सभी सही। प्रांतीय स्थापत्य कला, रीजनल आर्किटेक्चर। सही उत्तर है बी केवल 1 और 2। केवल 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है। जी, देखिए, मध्यकाल में जब दिल्ली सल्तनत कमजोर हुई तो कई क्षेत्रीय राज्य आजाद हो गए, जैसे बंगाल, जौनपुर, गुजरात, मालवा, बहमनी वगैरह। इन राज्यों ने अपनी पहचान बनाने के लिए अपनी खास आर्किटेक्चर स्टाइल विकसित की। तो कथन 1 सही है, बंगाल में ईंटों और टेराकोटा का इस्तेमाल ज्यादा हुआ। जौनपुर में शर्की स्टाइल की बड़ी बड़ी मस्जिदें बनी। ये दिल्ली की शाही सल्तनत स्टाइल से काफी अलग थीं। अच्छा। कथन 2 भी सही है। इन रीजनल स्टाइल्स की सबसे बड़ी खूबी यही थी कि इनमें इस्लामी आर्किटेक्चर के एलिमेंट्स तो थे, जैसे मेहराब, गुंबद, मीनार, लेकिन साथ ही उस इलाके की जो पुरानी लोकल आर्ट ट्रेडिशंस थीं, जैसे हिंदू या जैन मंदिरों की सजावट, बनाने का सामान, डिजाइन, उनका भी बड़ा सुंदर मिक्सचर देखने को मिलता है। फ्यूजन जैसा। हाँ बिल्कुल। अब कथन 3 गलत है, क्योंकि हर प्रांत की अपनी लोकल परंपराएं, अपना सामान, अपनी जरूरतें अलग अलग थीं, तो उनकी आर्किटेक्चर स्टाइल भी एक दूसरे से अलग थी। एक जैसी कैसे हो सकती हैं? गुजरात की स्टाइल मालवा से अलग थी, बंगाल की जौनपुर से। हाँ, ये तो लॉजिकल है। तो केवल कथन 1 और 2 ही सही हैं। ठीक। क्वेश्चन 56। 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तैमूरी सत्ता के पतन का मुख्य कारण क्या था? विकल्प ए समुद्री व्यापार बदलाव से आर्थिक गिरावट, बी विभाजन के कारण आंतरिक युद्ध, सी उज़्बेकों का उदय, डी ओटोमन आक्रमण। तैमूरी साम्राज्य, 15वीं सदी, पतन का कारण। सही उत्तर है बी विभाजन के कारण आंतरिक युद्ध। आंतरिक युद्ध। जी, अमीर तैमूर यानी तैमूरलंग ने 14वीं सदी के आखिर में बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया था। मध्य एशिया से लेकर ईरान और भारत के कुछ हिस्सों तक फैला था। लेकिन उनकी मौत के बाद 1405 में तैमूरी खानदान में एक रिवाज था
कि साम्राज्य को बादशाह के बेटों और रिश्तेदारों में बांट दिया जाता था। अच्छा। हाँ, इसे अपेनेज सिस्टम कहते हैं। तो 15वीं सदी के आखिर तक तैमूर के वंशज अलग-अलग इलाकों पर राज कर रहे थे और अक्सर आपस में ही गद्दी के लिए और जमीन के लिए लड़ते रहते थे। ये जो लगातार आपसी लड़ाइयाँ और झगड़े थे, इन्होंने तैमूरी ताकत को अंदर से बिल्कुल खोखला कर दिया। यही उनके पतन का मुख्य कारण बना। तो अंदरूनी कलह ले डूबी। बिल्कुल। बाकी ऑप्शन देखें तो समुद्री व्यापार पर उनकी निर्भरता कम थी, वो ज्यादातर जमीनी साम्राज्य था। उज़्बेकों का उदय उनकी कमजोरी का नतीजा था, कारण नहीं। उज़्बेकों ने तो कमजोर तैमूरियों को हराकर उनकी जमीनें छीनी। और ऑटोमन पश्चिम में बड़ी ताकत थे, लेकिन तैमूरियों के पतन का मुख्य कारण अंदरूनी था, बाहरी ऑटोमन हमला नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न, क्वेश्चन 57। लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक डीएवी स्कूल की स्थापना किसने की? विकल्प ए लाला लाजपत राय, बी बिपिन चंद्र पाल, सी दयानंद सरस्वती, डी बाल गंगाधर तिलक। डीएवी स्कूल लाहौर संस्थापक, सही उत्तर है ए लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। जी। दयानंद एंग्लो वैदिक यानी डीएवी शिक्षण संस्थान, ये आर्य समाज आंदोलन की बहुत महत्वपूर्ण देन है। आर्य समाज के संस्थापक तो स्वामी दयानंद सरस्वती थे, लेकिन उनकी मृत्यु 1883 में हो गई थी। हाँ। तो उनके जो फॉलोअर्स थे, उन्होंने उनके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए और मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैदिक मूल्यों को जोड़ने के लिए स्कूल कॉलेज खोलने का फैसला किया। लाहौर में पहला डीएवी स्कूल 1 जून 1886 को खुला। अच्छा। इसकी स्थापना में वैसे मुख्य भूमिका महात्मा हंसराज की थी, लेकिन लाला लाजपत राय भी आर्य समाज के बड़े नेता थे और इस पूरे आंदोलन के जबरदस्त समर्थक थे और फाउंडिंग ग्रुप के मेंबर भी थे। बिल्कुल। तो दिए गए विकल्पों में लाला लाजपत राय सबसे सही जवाब है, जो इस काम से बहुत गहराई से जुड़े थे। और डीएवी का मतलब? दयानंद, स्वामी दयानंद के नाम पर। एंग्लो मतलब अंग्रेजी और मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन। वैदिक मतलब भारतीय वेद और संस्कृति। अच्छा, दयानंद एंग्लो वैदिक। जी। बाकी विकल्प, बिपिन चंद्र पाल भी राष्ट्रवादी नेता थे, पर डीएवी आंदोलन से सीधे नहीं जुड़े थे। दयानंद सरस्वती संस्थापक थे आर्य समाज के, पर स्कूल उनकी मृत्यु के बाद खुला। और तिलक महाराष्ट्र के बड़े नेता थे। ठीक है। क्वेश्चन 58। निम्न महाजनपदों को उनकी राजधानियों से मिलाइए। सूची 1 महाजनपद, 1 वत्स, 2 मगध, 3 कुरु, 4 अवंती। सूची 2 राजधानियां, ए कौशाम्बी, बी राजगृह, सी उज्जैनी, डी इंद्रप्रस्थ। विकल्प ए 1A 2B 3D 4C, B 1B 2A 3C 4D, C 1C 2D 3A 4B, D 1D 2C 3B 4A। महाजनपद और राजधानियां, ये याद रखने वाली चीज है। सही मिलान है विकल्प ए 1A 2B 3D 4C। A 1A 2B 3D 4C। जी, मिलाते हैं इनको। वत्स महाजनपद, इसकी राजधानी थी कौशाम्बी, ए यमुना नदी के किनारे, आज के प्रयागराज के पास। दूसरा मगध महाजनपद, ये सबसे ताकतवर बना, शुरुआती राजधानी थी राजगृह, बी जिसे गिरिव्रज भी कहते थे, आज का राजगीर बिहार, बाद में पाटलिपुत्र बनी। तीसरा कुरु महाजनपद, महाभारत वाला, आज का दिल्ली मेरठ इलाका, राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, डी जो शायद दिल्ली का पुराना किला वाला एरिया है। चौथा अवंती महाजनपद, ये मध्य प्रदेश के मालवा इलाके में था। इसकी 2 राजधानियां थीं, उत्तरी अवंती की उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की माहिष्मती। यहाँ उज्जैनी दी है। तो 1A 2B 3D 4C। बिल्कुल सही है। जी। क्वेश्चन 59। भारत में फ्रांसीसी औपनिवेशिक वास्तुकला से कौन सी विशेषता जुड़ी नहीं है? विकल्प ए चौड़े बरामदे, बी ऊंचे दरवाजे और खिड़कियां, सी ढलवां टाइलों की छतें, डी अलंकृत मुगल गुंबद। फ्रेंच आर्किटेक्चर इन इंडिया, जैसे पौंडीचेरी में देखने को मिलता है, क्या चीज उसमें नहीं होती? सही उत्तर है डी अलंकृत मुगल गुंबद। मुगल गुंबद। थिंग्स में यूरोपियन, खासकर फ्रेंच आर्किटेक्चर का असर दिखता है, लेकिन साथ में लोकल क्लाइमेट के हिसाब से कुछ बदलाव भी किए गए। तो चौड़े बरामदे वो अक्सर होते थे गर्मी और बारिश से बचने के लिए। ऊंचे दरवाजे और खिड़कियां ये हवा और रोशनी के लिए अच्छे थे गर्म मौसम में। अक्सर उन पर मेहराबदार डिजाइन भी होता था। ढलवान टाइलों की छतें ये बारिश का पानी निकालने के लिए ठीक थीं और यूरोपियन स्टाइल का असर दिखाती हैं।
तो ये तीनों तो थे। हाँ, लेकिन अलंकृत मुगल गुंबद, मतलब बहुत सजावटी शानदार मुगल स्टाइल के डोम, ये पूरी तरह से मुगल और इंडियन इस्लामिक आर्किटेक्चर की पहचान है। फ्रेंच कॉलोनियल बिल्डिंग्स में ऐसे गुंबद नहीं मिलते। उनकी स्टाइल ज्यादातर नियो क्लासिकल टाइप की या लोकल चीजों के साथ मिली-जुली होती थी। तो मुगल गुंबद फ्रेंच स्टाइल का हिस्सा नहीं है। बिल्कुल नहीं। ठीक है, और अब आज का अंतिम सवाल, क्वेश्चन 60। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम के संदर्भ में विचार कीजिए। इसमें भी 3 कथन है। 1. इसने केंद्रीय विधान परिषद में आधिकारिक सदस्यों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि की है। 2. इसने परिषदों को बजट पर चर्चा करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया है। 3. इसने प्रांतीय परिषदों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की है। सही कथन चुनना है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 1 और 3, डी केवल 2 और 3। 1892 का एक्ट, इंडियन काउंसिल्स एक्ट, इसके प्रावधान क्या थे? इसमें सही कथन है बी केवल 2। केवल दूसरा सही है। जी, 1892 का जो एक्ट था वो ब्रिटिश भारत के संवैधानिक विकास में एक छोटा पर जरूरी कदम था। अब कथन देखते हैं। पहला कथन गलत है। इस एक्ट ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी मतलब नॉन ऑफिशियल सदस्यों की संख्या बढ़ाई थी, ऑफिशियल सदस्यों की नहीं। सरकार का बहुमत तो बना ही रहा, तो आधिकारिक सदस्यों में कोई खास वृद्धि नहीं हुई। अच्छा। दूसरा कथन सही है। ये इस एक्ट की एक खास बात थी। इसने पहली बार लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स को अधिकार दिया कि वो सालाना बजट पर बहस कर सकें और सरकार से सवाल पूछ सकें, पब्लिक इंटरेस्ट के मामलों पर। ये तो महत्वपूर्ण था। हाँ, हालांकि वो बजट पर वोट नहीं कर सकते थे, न ही सप्लीमेंट्री सवाल पूछ सकते थे, पर एक शुरुआत तो थी। तीसरा कथन गलत है। इस एक्ट में इलेक्शन शब्द का इस्तेमाल ही नहीं हुआ था। इसमें नॉमिनेशन का सिद्धांत था, मतलब कुछ नॉन ऑफिशियल सीटें इनडायरेक्टली चुनी जानी थी, जैसे यूनिवर्सिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनिसिपैलिटीज, जमींदार वगैरह अपने प्रतिनिधि नॉमिनेट करते थे, जिन्हें गवर्नर जनरल या गवर्नर अपॉइंट करते थे। ये डायरेक्ट इलेक्शन बिल्कुल नहीं था जिसमें जनता वोट डाले। तो अप्रत्यक्ष चुनाव था, वो भी पूरी तरह नहीं। हाँ, एक तरह से नॉमिनेशन ही था। इसलिए केवल कथन 2 ही सही है। बहुत बढ़िया। तो आज हमने एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा के इतिहास के ये महत्वपूर्ण प्रश्न देखे और उनका काफी विस्तार से विश्लेषण किया। उम्मीद है ये डिस्कशन सभी सुनने वालों के लिए, खासकर जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए फायदेमंद रहा होगा। जी, कोशिश यही थी कि सिर्फ जवाब न बताएं बल्कि उसके पीछे का कॉन्सेप्ट और कहानी भी समझाएं। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो कृपया हमारे चैनल स्टडी विद शुभ को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करना ना भूलें। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक यू। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत